यह सब एक वीआईपी प्रसूति कक्ष में शुरू होता है, जहां एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, आराम से एक पत्रिका के माध्यम से फ्लिप कर रही है, लेकिन उसकी धैर्य समाप्त हो जाती है और वह नर्सों पर चिल्लाती है कि बच्चे को बाहर निकालो, जबकि वह अभी भी अपनी पत्रिका पढ़ रही है। अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज पूरे स्थान पर गूंजती है और एक स्टाफ सदस्य दौड़कर दादा को बधाई देने लगता है। फिर हर कोई मिस लियू को बधाई देने लगा है, जो अपने मेहमानों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है। वह फिर एक नौकरानी से पूछता है कि शुइन कहाँ है, और वह जवाब देती है कि युवा मालिक को पृथ्वी पर कुछ व्यवसाय में भाग लेना था। लड़के के दादा अपने बेटे की अनुपस्थिति से क्रोधित हो जाते हैं, उसे एक पूर्ण आलसी कहते। उसी समय प्रसूति कक्ष के अंदर से एक अजीब चीख सुनाई देती है, जिससे बाहर हर कोई चौंक जाता है। स्थिति के बारे में चिंतित लू खड़ा हो जाता है और पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी बीच कमरे में माँ नवजात शिशु से निकलने वाली उज्ज्वल रोशनी से स्तब्ध है। कमरे में प्रवेश करने पर दादा और उनके आदमी पूरी तरह से जम गए हैं। प्रकाश नवजात शिशु से आ रहा था, जो पीले बिजली से ढका हुआ था और इससे आनंदित लग रहा था। बच्चा सोचता है कि किसी को भी अनुमान नहीं होगा कि एक सामान्य व्यक्ति परिवार में पुनर्जन्म लेगा और एक दिव्य भावना को भी जागृत करेगा। एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है जो उसे सूचित करती है कि बिजली प्रकार की दिव्य भावना सक्रिय हो गई है, जिसमें समुद्र स्तर की शक्ति है। दादा स्तब्ध है क्योंकि उसका पोता एक शक्ति के साथ पैदा हुआ था जिसे वह खुद कभी हासिल नहीं कर सका। अपनी छड़ी गिराते हुए दादा चिल्लाता है कि उसके पोते में एक अद्वितीय जन्मजात दिव्य भावना है। दादा अपने पोते को उठाता है और जश्न मनाता है, घोषणा करता है कि लू कबीले ने आखिरकार एक पीढ़ी में एक बार प्रतिभाशाली पैदा किया है। हालांकि बच्चा सोचता है कि वह इस अवसर का उपयोग कबीले से सब कुछ लेने के लिए करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसके पिता कभी पुनर्जन्म न ले। नौकरानियां टिप्पणी करती हैं कि युवा मालिक पहले से ही मुस्कुरा रहा है और रोया भी नहीं, जो एक महान भाग्य का संकेत है। बूढ़ा वादा करता है कि वह लड़के को पालने के लिए कबीले की पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। नवजात शिशु, जो हमारा मुख्य पात्र भी है, सोच है कि उस डरावने आदमी द्वारा निकाले जाने के बाद के पिछले 6 महीने एक सपने की तरह महसूस हुए हैं। पुनर्जन्म के 1 महीने बाद उसकी माँ ने एक बच्चा सोचता नौकरानी द्वारा दिए गए एक विशेष टॉनिक का सेवन किया। जैसे ही वह टॉनिक पीती है, एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर में चमकने लगती है। उसने एक त्वरित विकास क्षमता प्राप्त की और D स्तर तक पहुँच गया, यहाँ तक कि सिर्फ एक भ्रूण के रूप में। वह सोचता है कि आम लोग कभी भी कबीलों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते और उसने पहले ही एक स्तर हासिल कर लिया है जो कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य पात्र सोचता है कि यह किस तरह की क्षमता है, क्योंकि त्वरित विकास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2 महीने बाद वह एक का सामना करता है माँ के मूल भ्रूण से अवशोषण संकट, लेकिन उसे एक पुरस्कार मिला। अपनी त्वरित वृद्धि का उपयोग करते हुए उसने मूल भ्रूण को निगल लिया और इसकी जन्मजात बिजली प्रकार की दिव्य भावना प्राप्त की। वह बिजली प्रकार की दिव्य भावना प्राप्त करने के लिए उत्साहित है, जो सबसे दुर्लभ मौलिक क्षमताओं में से एक है। मुख्य पात्र खुद को पोषण करने और भी मजबूत बनने के लिए परिवार के सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करने की योजना बनाता है। 3 महीने बाद उसकी बिजली प्रकार की दिव्य भावना शक्ति के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गई थी। हम उसकी माँ के बेडरूम के फर्श पर बिखरे हुए हाई हील्स और महिलाओं के अंडरवियर देखते हैं। बिस्तर पर पैरों के नौकरानी एक जोड़े उलझे हुए हैं। बहुत आराम से हम महिला को एक सुनहरे बालों वाले आदमी के साथ देखते हैं, जबकि उसका बेटा अभी भी उसके पेट में है। प्रेमी पूछता है कि क्या वो डरी नहीं है, और महिला कहती है कि उसकी शादी सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था है। भ्रूण आदमी को अपनी पितृत्व पर सवाल करते हुए सुनता है, जबकि उसकी माँ बस और मांगती है। मुख्य पात्र शिकायत करता है कि यह सब गड़बड़ उसकी ऊर्जा अवशोषण दर को गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वह एक बार में बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है, जिससे उसे अंदर से जलन महसूस होती। 6 महीने में उसकी शक्ति चरम D स्तर तक पहुँच जाती है और वह अपनी माँ के संविधान को समझता है। एक सुंदर और शांत चेहरा देख रहा है। आदमी महिला के पेट को देखता है और सोचता है कि दुष्ट बच्चा कब पैदा होगा। गर्भ में मुख्य पात्र अपनी आंखें खोलता है और अपने पिता को घृणा भरी नजर से देखता है। अपनी दृष्टि के माध्यम से वह आदमी के चेहरे को प्रतिबिंबित करता है और उसे एक गंदा कुत्ता कहता है। एक फ्लैशबैक में हम युवा आदमी को अपने पिछले जीवन में भयानक जानवरों के बारे में चेतावनी देते हैं। वे देखते हैं उसके एक घायल साथी ने भाई लू को वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए कहा। उसका दोस्त हार गया है और मदद के लिए चिल्लाता है, जबकि युवा आदमी बस देखता है। दुर्भाग्य से उसका दोस्त एक भयानक राक्षस द्वारा खा लिया जाता है, जबकि युवा आदमी यह सब होता देखता है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ गद्दार अपने आदमियों को राक्षस को खिलाने के लिए आत्मा कोर बन आने का आदेश देता है। आदमी अपने शिकार को हराने से ठीक पहले व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है। उस क्षण युवा आदमी एक विशाल स्पाइक को अपनी ओर आते हुए देखता है, उससे मारने के लिए तैयार। उसका पूर्व साथी उसे एक विशाल आँखा से भेदता है, उसे बिना किसी दया के हवा में उठाता है। मुख्य
पात्र अपनी छाती में घाव को देखता है, अभी अभी हुए विश्वासघात से स्तब्ध गद्दार उसके दुश्मन के दयनीय क्षण पर हिस्टेरिसीय रूप से हंसने लगता है। वह उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि ऐसा होता है जब कोई अपनी ताकत को अधिक महत्व देता है। जैसे ही उसे फेंक दिया जाता है, युवा आदमी उसे जानवरों को खिलाने के लिए धोखा देने का आरोप लगाता है। जैसे ही वह गुजरता है, उसकी एकमात्र चिंता यह है कि उसकी छोटी बहनों के साथ क्या होगा। उसे याद है जब उसने उनमें से एक को अलविदा कहा था, वादा किया था कि वह जल्द ही घर आएगा। जल्द ही उसका पिछला स्वयं एक हथियार पकड़ता है और एक मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और 3 छोटी लड़कियां अकेली रह जाती हैं। अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा करती हैं। खिड़की के माध्यम से चाँद को देखते हुए लड़कियां सोचती हैं कि उनका बड़ा भाई कब वापस आएगा। गर्भ में वापस ऋण क्रोध से भर जाता है और अपनी बहनों से अलग करने वाले व्यक्ति से बदला लेने की कसम खाता है। अपनी शक्ति के साथ भ्रूण अपने पिता को घूंसा मारने की तैयारी करता है, जो ठीक बाहर है। फिर छोटा लड़का विश्वासघाती के चेहरे पर एक ठोस घूंसा मारता है, उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित करता है। प्रहार का प्रभाव आदमी को उड़ने का कारण बनता है और मां को महसूस हुए झटके से सदमे में आ जाती है। लड़के के पिता जमीन पर गिर जाते हैं, तीव्र दर्द में समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या हुआ है। महिला शिकायत करती है कि बच्चा ठीक से पैदा होने से पहले ही बिगड़ रहा है। दादा फिर नर्स को आदेश देते हैं कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जांच करें। स्टाफ सदस्य बताती है कि युवा मालिक की प्रतिभा असाधारण है, इसलिए उसका विकास तेज है। वह फिर चौंककर बताती है कि बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है और माँ प्रसव पीड़ा में है। बच्चा विलाप कर रहा है कि पुनर्जन्म लेने से पहले उसकी सीमा चरम डीडी स्तर पर थी और अब वह एक सफलता के करीब है। तीव्र दर्द में माँ चिल्लाती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके सर्वश्रेष्ठ प्रसव टीम को बुलाना चाहिए। जब वह 1 महीने का हुआ तो लू परिवार ने एक भव्य समारोह की मेजबानी की। दक्षिणी जियाओ के कई महत्वपूर्ण परिवार नवजात शिशु का जश्न मनाने के लिए उपहार लेकर आते हैं। पार्टी के दौरान दादा एक नौकरानी के साथ वायलिन प्रदर्शन देखता है। इस बीच 1 महीने का मुख्य पात्र शांति से एक नौकरानी की बाहों में आराम कर रहा है। मेहमानों में से एक मास्टर लियो को एक पोते होने पर बधाई देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी विचारों में खोया हुआ लगता है। एक मेहमान लड़के के पिता को बधाई देता है, जबकि बच्चा उस आदमी को घूरता है जिसने उसके पिछले जीवन में उसे नीचे गिरा दिया था। वह अपने शत्रु को देखकर क्रोधित हो जाता है जिसने उसे अपनी बहनों से अलग कर दिया और वहीं बदला लेने की कसम खाता है। अपनी यादों में उसे अपनी छोटी बहनें एक विशाल जन्मदिन के केक के बारे में उत्साहित याद आती हैं। अपने पिछले जीवन में वह भाई चेन के साथ फोन पर था, जो एक मिशन के लिए थे र से आने की शिकायत कर रहा था। युवा आदमी माफी मांगता है और विश्वासघाती सोचता है कि उसने उसे केवल अफवाहों के कारण काम पर रखा था कि उसे पैसे की जरूरत है। आदमी उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की सलाह देता है और युवा आदमी उसे नौकरी के अवसर के लिए धन्यवाद देता है। उसकी बहनें बेसब्री से टेबल पर छोटे केक के टुकड़े को खाने का इंतजार कर रही थीं। बड़ा भाई उनमें से को अलविदा कहता है, वादा करता है कि उसके पास एक काम है लेकिन वह जल्द ही वापस आएगा। फिर वह अपना हथियार पकड़ता है जो एक बैग में रखा था और घर छोड़ वने की तैयारी करता है। दरवाजा बंद हो जाता है और 3 छोटी लड़कियां अकेली रह जाती हैं। उसके लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं। खिड़की से लड़कियां चाँद को देखती हैं, जबकि अपने प्रिय भाई के वापस आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। कहीं और एक आदमी एक अंधेरे जंगल के बीच में एक चमकते हुए पोर्टल के पास आता है। सिगरेट पी रहा आदमी वही है जो पार्टी में यंग मास्टर जी का वो बधाई दे रहा था। यंग मास्टर जी जो इस खतरनाक ऑपरेशन के नेता लगते हैं। अपने अधीनस्थों के साथ यंग मास्टर जी पूछते हैं कि मिशन कैसे आगे बढ़ रहा। आदमी उसे सूचित करता है कि वे काफी समय से अंदर हैं और जानवर अब तक अच्छी तरह से खिलाए जा चुके होंगे। यंग मास्टर जी पुराने चेन की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि वह अच्छी तरह से पाला गया है और हमेशा बहुत कुशल है। फिर वह अपनी महिला साथी की ओर मुड़ता है और कहता है कि वे उसके लिए ही आए थे जाने से पहले, लेकिन महिला उपेक्षा करती है, कहती है कि वह जी परिवार से एक और नीच व्यक्ति है जो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ विश्वासघातियों का समूह उस उजाड़ जगह को छोड़ने के लिए पोर्टल के पास आता है। इसी बीच हमारे नायक के साथियों में से एक उसे पास के एक शक्तिशाली जानवर के बारे में चेतावनी देता है। यंग मास्टर आश्चर्यचकित है कि कोई अभी भी जीवित है क्योंकि उसे दवा के लिए और भोजन की आवश्यकता है। पुराना चेन कहता है कि वह नहीं जानता कि यह कैसे संभव है क्योंकि वे सभी डी स्तर के सैनिक थे। अचानक एक बहुत जोरदार आवाज सबका ध्यान आकर्षित करती है और वे सभी एक ही दिशा में देखते हैं। समूह के नेता स्थिति का गंभीरता से आकलन करते हैं। जल्द ही वे देखते हैं कि एक जानवर के पैर पर एक ताजा घाव है। राक्षस फिर हमारे
खलनायक को घूरता है जो उस उजाड़ जगह के बीच में अकेला खड़ा है। थके हुए और घायल होने के बावजूद युवक दृढ़ है, अंतिम लड़ाई के लिए तैयार। उस क्षण विश्वासघातियों में से एक धीरे धीरे आता है। यंग मास्टर जी जानना चाहते हैं कि वह चीज कहां से आई और उसने उनके जानवर को घायल करने की हिम्मत कैसे की। जीवित बचे व्यक्ति को देखकर यंग मास्टर जी आश्चर्यचकित है और उसे यी चेन कहते हैं। युवक मुड़ता है और आई चेन को पुकारता है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। येन का दोस्त पूछता है कि क्या वह सुदृढ़ीकरण लाया है जबकि दुश्मन भाग जाते हैं। वर्तमान में बच्चा गहरे रक्त पिपासु की प्रतिज्ञा करता है। उस क्षण वह अपनी बाहें बढ़ाता है और विश्वासघाती को देखकर बच्चे की आवाज निकालता है जो उसे ध्यान से देख रहा है। आदमी बोलने से असमर्थ है और हकल आता है, समझने की कोशिश करता है कि बच्चा उससे क्या चाहता है। लड़के के पिता कहते हैं कि उनका बेटा पकड़ना चाहता है और यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके साथ वह बच्चे को उठाता है और उसे पुरस्कृत करने का लिए धन्यवाद देता है, जबकि छोटा एक रोने का नाटक करता है। जैसे ही आदमी उसे पकड़ता है, छोटा एक पीले रंग की ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देता है। फिर वह अपने बिजली प्रकार की शक्ति का उपयोग करके अपने दुश्मन को एक वास्तव में खराब झटका देता है। विश्वासघाती दर्द से चिल्लाता है क्योंकि विद्युत आवेश उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। झटके से वह बच्चे को गिरा देता है जो हवेली के फर्श पर जोर से गिरता है। पार्टी में महिलाएं चौंक जाती हैं और शोर की ओर देखती हैं। संगीतकार भी बजाना बंद कर देते हैं। सभी गड़ धबड़ी से चौंक जाते हैं। लड़के के दादा एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सब कुछ देखते हैं। इसके साथ लड़के के माता पिता इस बात से चौंक जाते हैं कि ये अभी क्या हुआ। फर्श पर छोटा मुख्य पात्र बूढ़ा आदमी महसूस करता है कि उसने एक गलती की है। बच्चा हर किसी को मूर्ख बनाने के लिए जोर से रोने लगा है। विश्वासघाती स्थिति से घबरा जाता है और ठंडे पसीने से नहा जाता है। वह डर जाता है कि क्या हो सकता है। क्रोधित दादा आदमी पर चिल्लाता है कि उसने लू परिवार के खजाने को फर्श पर गिराने की हिम्मत कैसे की। आयर खुद को फर्श पर फेंक देता है, कहता है कि ये उसका नहीं था और युवा मालिक ने अपने दम पर काम किया। लेकिन बच्चे के पिता उस पर विश्वास नहीं करते और उसे जोर से लात मारते हैं। आदमी को कुत्ता कहते हैं। लात इतनी जोरदार है कि आदमी उड़ जाता है और हवेली के फर्श पर जोर से गिरता है। वह झुकने लगता है और अपने मालिक से दया की भीख मांगता है। वह कसम खाता है कि वह कभी भी लड़के को चोट नहीं पहुंचाएगा और उसे गिरने से ठीक करने के लिए अपने खजाने की पेशकश करता है। छोटे के पिता स्थिति का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हैं। फिर मालिक उन्हें आदमी को बाहर खींचने और उसे अच्छी तरह से पीटने का आदेश देता है। विश्वासघाती उसे सजा के लिए धन्यवाद देता है, जबकि नौकरानी बच्चे को वापस उठाती है। महिला की बाहों में छोटा मुख्य पात्र परिणाम पर एक दुष्ट संतुष्ट मुस्कुराहट देता है। एक घायल माथे के साथ दुश्मन भ्रमित होकर देखता है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ। छोटा एक पूरी तरह से छलावरण बनाए रखने के लिए जोर से चिल्लाना और रोना जारी रखता है। पुराना विश्वासघात फिर से चौंक जाता है कि वह फिर से रोने लगा। दादा नौकरानी को युवा मालिक को अंदर ले जाने और जांच करने का आदेश देते हैं कि क्या वह गिरने से घायल हुआ था। बूढ़ा अपने बेटे को डांटता है, कहता है कि परिवार की स्थिति के साथ उन्हें उस जैसे बेकार की जरूरत नहीं है। एक घृणित सूंघने के साथ परिवार का मुखिया मुड़ता है और पूरी गड़बड़ी से क्रोधित होकर पार्टी छोड़ देता है। लड़के के पिता बूढ़े आदमी के शब्दों से क्रोधित हैं और अपने हाथ में गिलास को बड़ी ताकत से पकड़ लेते हैं। वह अपने नंगे हाथों से गिलास का प्याला तोड़ देता है। मेजबान मुड़ता है और विश्वासघाती के चेहरे पर एक शक्तिशाली लात मारता है। ठीक बाद में वह उसे फिर से लात मारता है और उसे बाहर खींचने और घर के कुत्तों को खिलाने का आदेश देता है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वह दया की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी उसके दुख की परवाह नहीं करता। मेजबान मेहमानों को पार्टी जारी रखने के लिए कहता है और बच्चा सोचता है कि अधिक शक्ति कैसे अवशोषित की जाए। डॉक्टर छोटे की जांच करता है और कहता है कि उसका शरीर अविश्वसनीय है और वह पूरी तरह से ठीक है। दादा हंसते हैं और कहते हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह लू परिवार का खजाना है। आता है कि उसके पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह उत्कृष्ट स्वास्थ्य में है। लेकिन लड़के के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपने पीछे छोड़ी गई। 3 बहनों को ढूंढना है। उसे जल्दी से बड़ा होने की जरूरत है ताकि वह घूम सके और उस महिला का सार प्राप्त कर सके। बच्चा दूध के लिए रोने लगता और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। इसके साथ बूढ़ा उन्हें अपने दामाद को बुलाने का आदेश देता है ताकि वह उसे स्तनपान करा सके और अधिक आत्मिक दवा ले सके। लड़के की माँ शिकायत करती है कि उसने अभी अभी उसे खिलाया है और वह पहले से ही पूरी तरह से थक गई है। परिवार का मुखिया कहता है कि उसे कबीले के भविष्य और अपने बेटे के अच्छे के लिए कड़ी मेहनत करनी
चाहिए। महिला अपना कोट उतारती है और अनिच्छा से बच्चे को फिर से खिलाने के लिए तैयार होती है। छोटा अपना मुंह खोलता है और रोने लगता है क्योंकि वह अपनी माँ द्वारा खिलाए जाने का इंतजार करता है। माँ उसे उठाती है और उसे लाल आंखों से घूरती है। वह उसे स्तनपान कराने लगती है और शिकायत करती है कि छोटा बहुत जोर से चूस रहा है। अपनी बहू को कमजोर होते देखकर दादा उन्हें उसे टॉनिक सूप लाने का आदेश देते हैं। कुछ समय बाद हम बच्चे को अपनी माँ के साथ गर्म पानी के झरने में नहाते हुए देखते हैं। महिला शिकायत करती है कि वह लंबे समय से चूस रहा है और पूछती है कब क्या वह पिछले जीवन में उससे कुछ उधार लेता है। 3 महीने बाद बच्चा पहले से ही घर के चारों ओर रेंग रहा है और उसकी शक्ति सीए तक पहुंच गई। अपने पिछले जीवन में उसे प्राथमिक डी स्तर से मध्यवर्ती तक आगे बढ़ने में 1 साल लगा था। उस समय उसने कई खतरनाक मिशनों में भाग लिया और अनगिनत छोटे सही। एक पारिवारिक रात्रिभोज के दौरान छोटा मुख्य पात्र मुख्य मेज की ओर रेंगता है। क्रोधित दादा शिकायत करते हैं कि किसी मूर्ख ने युवा मालिक पर ध्यान नहीं दिया और उसे इधर उधर घूमने दिया। नौकरानी माफी मांगती है, कहती है कि लड़का इतनी तेजी से रेंगता है कि वह उसका पीछा नहीं कर सकती। बच्चे के पिता मजाक करते हैं कि उनका बेटा फिर से दूध पीना चाहता है और माँ थकी हुई दिखती है। वह शिकायत करती है कि लड़का 3 महीने से उसकी छाती पर है और उसे ब्रेक की जरूरत। लेकिन छोटा सोचता है कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकता और उसे मजबूत होने की जरूरत है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बच्चा पहली बार अपने दम पर खड़ा होता है। दादा और बटलर जो कुछ भी देख रहे हैं उससे पूरी तरह से चौंक गए हैं। लड़का अपनी माँ की ओर चलना शुरू करता जो उसे चौंक कर देखती है। छोटा उस पर कूदता है और माँ चिल्लाती है कि उसे शांति से भोजन करने दिया जाए। नौकरानी हैरान है और बताती है कि युवा मालिक खुद खड़ा होकर कमरे में घूम रहा है। बटलर टिप्पणी करता है कि लड़के का स्वर्गीय संविधान है और उसका विकास असाधारण है। दादा अपने पोते को पहले से ही खड़े देखकर प्रसन्न होते हैं और गर्व से उसे देखते हैं। फिर वह कहता है कि परिवार के नियमों के अनुसार लड़के के लिए एक व्यक्तिगत नौकर का चयन करने का समय आ गया है। एक अंधेरी जगह में बूढ़ा परिणामों के बारे में पूछता है और एक गार्ड कहता है कि केवल 2 बचे हैं। अपनी माँ की बाहों में मुख्य पात्र को परीक्षण के लिए एक अस्थायी अखाड़े में ले जाया जाता है। वह सब कुछ ध्यान से देखता जब वह अचानक उम्मीदवारों में से एक को पहचानता है और चौंक जाता है। एक सेल में सफेद बालों वाली एक छोटी लड़की रक्षात्मक मुद्रा में है और डरी हुई दिखती है। दूसरी तरफ एक सुनहरे बालों वाली लड़की आगे बढ़ती है, चिल्लाती है और अखाड़े में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए हमला करती है। चौंककर बच्चा सोचता है कि वह वहाँ क्या कर रही है और उसका शरीर तीव्रता से चमकने लगता है। फिर वह लड़ाई में शामिल लड़कियों में से एक को अपनी बिजली प्रकार की शक्ति से झटका देता है। झटके के बल से सुनहरे बालों वाली लड़की उड़ जाती है और जमीन पर जोर से गिरती है, तुरंत बेहोश हो जाती है। सफेद बालों वाली लड़की रोटी पर कूदने का मौका लेती है। बिन 1 सेकंड सोचे लड़की रोटी पकड़ती है और सेल के बीच में उसे भूखे पेट निगलने लगती है। माँ के बाल खड़े हो जाते हैं। मुख्य पात्र घबरा जाता है, उम्मीद करता है कि किसी ने कुछ संदिग्ध नहीं देखा। दादा हंसते हैं और कहते हैं कि उनके पोते में अपने पिता की तुलना में कहीं अधिक लड़ने की भावना है। लड़का सोचता है कि बच्चा होना उपयोगी है क्योंकि बड़े हमेशा उसके लिए बहाने बनाते हैं। बूढ़ा फैसला करता है कि छोटी लड़की नौकरानी होगी और उसे धोने और पर्याप्त सिखाने का आदेश देता है। छोटी लड़की बेरहमी से खाना जारी रखती है, अपने आसपास की किसी भी चीज की परवाह नहीं करती। पालने में बच्चा बहुत खुश लगता है और अपने नए नौकर को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पुकारता है। इस बीच बटलर बताता है कि वह एक मृत्यु नौकरानी है और उसे युवा मालिक की रक्षा करनी चाहिए। छोटी सफेद बालों वाली लड़की बस अपन सिर हिलाती है, अपने नए भाग्य को स्वीकार करती है। वह ये भी कहता है कि उसे मालिक का पालन करना चाहिए और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित होना चाहिए। जब वह सोता है, इसके साथ छोटी नौकरानी अपने नए काम को शुरू करने के लिए बच्चे के कमरे में जाती है। आने पर लड़का उसे पुकारता है और खुद की ओर इशारा करता है एक बहुत उत्साहित मुस्कान के साथ। लेकिन लड़की एक चाकू निकालती है और उसकी अभिव्यक्ति घृणा और प्रतिशोध से भरी हुई बदल जाती है। बच्चा घबरा जाता है और बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्वर रज्जुओं के कारण नहीं बोल पाता। वह कहती है कि वह अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे वहीं मार देगी। लड़की हथियार उठाती है और पालने में छोटे पर हमला करने के लिए तैयार होती है। नौकरानी चाकू के साथ तेज गति से हमला करती है, अपने रक्षाहीन लक्ष्य को मारने के लिए तैयार। हालांकि लड़का अविश्वसनीय चपलता के साथ प्रहार से बचता है और पालने से बाहर कूद जाता है। वह फर्श पर उतरता है, एक ऊर्जा छाया छोड़ता है। लड़की को बहुत आश्चर्य होता है। फिर बच्चा उसके बगल में फिर से प्रकट होता है, उसे पूरी तरह से चौंका देता है और उसे बोलने से रोक देता है। अचानक लड़की लड़ने की तैयारी में एक हरे रंग का अस्त्र छोड़ने लगती है। मुख्य पात्र चौंक जाता है जब वह देखता है
है कि लड़की के पास एक हवा प्रकार की दिव्य भावना है। इसके साथ वह अपनी हवा शक्ति से उस पर हमला करती है, लेकिन बच्चा अपने बिजली से खुद का बचाव करता है। दोनों ऊर्जाएं टकराती हैं, कमरे को अपने जीवन और तीव्र रंगों से रोशन करती हैं। वह सोचता है कि एक ही समय में दोनों शक्तियों का उपयोग करना उसके बच्चे के शरीर के लिए बहुत अधिक है। वह इस जटिल स्थिति को हल करने के लिए एक शानदार विचार सोचता है। इसलिए मुख्य पात्र इशारा करता है और अपने गड़गड़ाहट दिव्य भावना का उपयोग बहुत कम शक्ति स्तर पर करता है। इसके साथ बिजली का एक छोटा भाला लड़क ई को मारता है। झटका उसे एक पल के लिए पंगु बना देता है और वह फर्श पर गिर जाती है, ठीक से चलने में असमर्थ। छोटा परिणाम से राहत महसूस कर है, लेकिन प्रयास से स्पष्ट रूप से बहुत थका हुआ है। फर्श पर लेटी हुई नौकरानी अभी भी अपने पूरे शरीर में बिजली की धारा महसूस कर सकती है। वह सावधानी से उसके पास जाता है और तेज ब्लेड को छूता है जो छोटे ने जानबूझकर अपने उंगली काट ली है और उसके नोक पर खून की एक बूंद दिखाई देती है। फिर वह अपने खून का उपयोग करके उसके लिए एक संदेश फर्श पर लिखता है। वो सोचता है कि ये अच्छा है कि वो स्मार्ट है और इस योजना के साथ आने में कामयाब रहा जिससे संवाद किया जा सके। संदेश पढ़ने पर लड़की सब कुछ समझ जाती है और बच्चा गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलता है, लेकिन लड़की फिर से उस पर हमला करती है और बच्चा याद करता है कि वह अभी तक पढ़ नहीं सकती। वह प्रहार से बचता है और चिंतित होता, क्योंकि अगर किसी ने उसे उस पर हमला करने की कोशिश करते हुए देखा तो वह खत्म हो जाएगी। इसी बीच विश्वासघाती एक लकड़ी के बक्से को अपन हाथों में पकड़े हुए हवेली से गुजरता है। एक फ्लैशबैक में लड़के के पिता कहते हैं कि वह केवल इसलिए जीवित है क्योंकि वो अभी भी उसके लिए उपयोगी है। फर्श पर लेटे हुए आदमी युवा मालिक को उसकी दया के लिए धन्यवाद देता है और कड़ी मेहनत करने का वादा करता है। मालिक कहता है कि दादा क्रोधित हैं और उसे बच्चे को खुश करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आदमी सोचता है कि उसने एक नीलामी में एक दुर्लभ वस्तु खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। अचानक वह छोटे मालिक की आवाज सुनता है, सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब, और सोचता है कि कमरे में क्या हो रहा है। इसके साथ वह दरवाजा खोलता है और कमरे में प्रवेश करता है। लू परिवार के बालों के लिए पुकारता है। प्रवेश करने पर वह दोनों को कमरे में एक दूसरे का पीछा करते हुए देखता है। एक अवसर देखकर बच्चा आदमी को एक काले नजर से घूरता है और एक योजना के साथ विश्वासघाती पूरी तरह से भ्रमित है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। फिर लड़का नौकरानी का हाथ पकड़ता है और चाकू घुमाता। वह अपनी बिजली शक्ति का उपयोग करके सफेद बालों वाली लड़की को उसके आठे पर एक छोटा झटका देता है। वह फर्श पर गिर जाती है और बच्चा चाकू को हवा में पकड़ लेता है, अपनी सही योजना को पूरा करता है। बिना हिचकिचाहट के बच्चा खुद को कंधे में चाकू मारता है और चाकू खून से ढक जाता है। विश्वासघाती दृश्य से पूरी तरह से चौंक जाता है और भय से चिल्लाता है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। अगला लड़का खूनी चाकू आदमी की ओर इंकता है जो उसे देख रहा है। गरीब आदमी हथियार को हवा में पकड़ लेता है और भय से जम जाता है, नहीं जानता कि क्या करना है। अपने झटके में वह बक्सा गिरा देता है जो वह पकड़े हुए था। फिर छोटा मुख्य पात्र एक गहरी सांस लेता है, अपने बड़े प्रदर्शन की तैयारी करता है। जल्द ही वह चादर पर बेहोश लड़की के ऊपर जोर से रोने लगता है। आदमी खूनी चाकू पकड़े हुए है, पूरी स्थिति के बारे में पूरी तरह से हताश है। आवाज पर दादा और अन्य लोग यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि क्या हुआ। बूढ़ा और उसका बेटा गंभीर अब व्यक्तियों के साथ दृश्य को देखते हैं। छोटा रोना जारी रखता है और नौका आनी पर झुक जाता है ताकि यह लगे कि उसने उसकी रक्षा की। क्रोधित दादा विश्वासघाती की ओर इशारा करता है और उस पर अपने पोते पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। आदमी चाकू फर्श पर फेंक देता है और खुद का बचाव करने की कोशिश करता है। कहता है कि वह दोषी नहीं था, लेकिन पिता उस पर विश्वास नहीं करता और अपने बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए ये उसे घूंसा मारता है। हताश होकर वह बताता है कि लड़की ने बच्चे पर हमला किया और उसने खुद का बचाव किया। बच्चा अपनी रोने की एक्ट जारी रखता, जबकि विश्वासघाती खूनी नाक के साथ हताशा में चिल्लाता है। वह बूढ़े के सामने कसम खाता है कि वह सच कह रहा है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। लड़के के पिता उसे एक और घूंसा मारते हैं और क्रोध से पूछते हैं कि उपहार कहाँ है। हताश होकर आदमी उस उपहार को ढूंढता है जो उसने सभी अराजकता के दौरान फर्श पर गिरा दिया था। दादा छोटी लड़की की अपने पोते की रक्षा करने के लिए प्रशंसा करता है और उसे आराम करने के लिए जाने का आदेश देता है। बूढ़ा अपना हाथ युवा मालिक के कंधे पर रखता है जो तनाव में आ जाता है। बूढ़ा उसे घूरता है, उसकी लाल आंखें क्रोध से तीव्रता से चमक रही हैं। वह कहता है कि उसने अपने बेटे को कुत्तों को पालने का तरीका सिखाया, लेकिन उसने लगभग लू परिवार की आशा खो दी। समूह कमरे से बाहर निकल जाता है। विश्वासघाती को फर्श पर घुटने टेकते हुए छोड़ देता है। पूरी तरह से आतंकित आदमी ठंडे पसीने से नहा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है कि उसके साथ अब क्या हो सकता है। अचानक बच्चे के पिता मुड़ते हैं और उसे घृणा और कॉन्टेम्प्ट से भरी नजर से देखते हैं। वह उसे जोर से लात मारते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे एक मौका दिया, लेकिन उसने फिर भी उसे चोट पहुंचा
पहुंचाने की कोशिश की। आदमी समझाने की कोशिश करता है लेकिन मालिक उसे बाहर खींचने और कुत्तों को खिलाने का आदेश देता है। अपनी योजना को सफल होते देखकर छोटा मुख्य पात्र अंततः परिणाम से राहत की सांस लेता है। अपने कंधे पर घाव के साथ छोटा फर्श पर बेहोश लड़की को देखता है चिंतित। तभी बटलर आता है और कहता है कि उसे नौकरानी को तुरंत इलाज के लिए ले जाने की जरूरत है, लेकिन वो घबरा जाता है जब उसे याद आता है कि उसने फर्श पर उसके ठीक नीचे एक संदेश लिखा था। इसलिए लड़का लड़की के ऊपर लेट जाता है और आदमी को उसे लेने से रोकने के लिए अपना सिर हिलाता है। कर्मचारी सदस्य तब छोटे मालिक को उठाता है, उसे बेहोश लड़की से दूर ले जाता है। इसके साथ बटलर उसे पालने में वापस रखता है जबकि लड़का बहुत व्यथित दिखता है। खकर की आदमी नौकरानी को उठाने वाला है। वह सोचता है कि क्या उसे बिजली के झटके से उसे बेहोश कर देना चाहिए। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आता है और वह नौकरानी को देखता है एक नई योजना के साथ। कर्मचारी सदस्य छोटी लड़की को उठाता है और शयन कक्ष के फर्श पर खून का एक पूल छोड़ देता है। मुख्य पात्र चौंक जाता है जब वह देखता है कि नौकरानी भी वास्तव में घायल है। लड़की के कपड़ों पर खून के दाग को देखकर बटलर भी बहुत आश्चर्यचकित है। छोटा स्थिति से भ्रमित है और समझ नहीं पाता कि वह कैसे घायल हो गई। वह उसे बाहर ले जाता है और युवा मालिक के कमरे को साफ करने का आदेश देता है। पालने में अकेला लड़का राहत की सांस लेता है लेकिन सोचता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह इसे अलग रखता है क्योंकि उसके पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। वह पालने से बाहर कूदता है अपनी अगली योजना के लिए तैयार। एक संदेश कक्ष में उसकी माँ के लिए एक विशेष तेल तैयार किया जा रहा है। महिला तब घर के सदस्यों में से एक आरामदायक पीठ मालिश प्राप्त करती है। लड़के की माँ बहुत आराम से दिखती है, अपने दुर्लभ शांति के क्षण का आनंद ले रही है। लेकिन शांति तब समाप्त होती है जब छोटा दूध के लिए पुकारता है। अचानक उसे चौंका देता है। वह उसके पास रेंगता है और महिला शिकायत करती है कि वह फिर से आया है। उसकी विशाल भूख के साथ लड़का दूध पीना शुरू कर देता है और माँ शिकायत करती है, पूछती है कि वह कब तक चूसता रहेगा, लेकिन उसे अपनी वृद्धि को तेज करने की जरूरत है ताकि वह बात कर सके और अपनी नौकरानी को सब कुछ समझा सके। एक सप्ताह बाद समय लू परिवार की भव्य हवेली में उड़ रहा है और ऐसे ही हमारा मुख्य पात्र अब 3 साल के बच्चे जैसा दिखता है और आखिरकार बात करने में सक्षम हो गया है। छोटी सफेद बालों वाली नौकरानी लड़की अभी भी उसे गंभीरता से लेती है। वह अभी भी आश्वस्त है कि वह उसके बड़े भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए बच्चा ये की ओर मुड़ता है और बस बमबारी करता है कि वह उसका भाई है। लड़की पूरी तरह से चौंक जाती है, वह जम जाती है और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो जाती हैं। फिर वह उससे पूछता है कि कब या उसके भाई ने उसके लिए खरीदा केक अच्छा था। उस सवाल से वह अपनी यादों में खो जाती है और बहुत भावुक हो जाती है। उसकी यादों में वह अपने भाई को उन्हें केक खाने के लिए बुलाते हुए याद करती है। 3 छोटी लड़कियां जन्मदिन के केक को अपने सामने देखकर पागल हो जाती हैं। वह अपने बड़े भाई को अपनी छोटी बहनों के लिए केक का एक टुकड़ा काटते हुए याद करती है। लड़की उसे फोन पर एक मिशन के लिए अपनी टीम में शामिल होने के आदेश प्राप्त करते हुए याद करती है। बहनों में से एक टुकड़ा छीनने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी उसे रोकती है, उसे अपने भाई की प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। इसके बाद 3 छोटी लड़कियां खिड़की पर चंद्रमा को देखती हैं और उसके वापस आने की प्रतीक्षा करती हैं। उस क्षण में उसके पुराने चेहरे का प्रतिबिंब पूर्णिमा में एक स्मृति की तरह दिखाई देता है। चंद्रमा के प्रतिबिंब में उसका पुराना चेहरा उसके वर्तमान बच्चे के चेहरे के साथ मिल जाता है। वह लड़की को एक कोमल मुस्कान के साथ देखता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे पहचानते हुए वह इसे और नहीं रोक पाती और बस रोने लगती है। वह फर्श पर गिर जाती है और अनियंत्रित रूप से रोने लगती है। वह उसके मुंह को ढकता है और उसे शांत करता है ताकि कोई उनके रहस्य का पता न लगा सके। अपने छोटे हाथ से वह लड़की की सिसकियों को दबाने की कोशिश करता है ताकि वे पकड़े न जाएं। इसके तुरंत बाद वह अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटती है, उसे अपनी पूरी ताकत से गले लगाती है। राहत और खुशी का मिश्रण महसूस करती है। अभी भी रोते हुए छोटी लड़की पूछती है कि क्या उसके सामने वाला वास्तव में उसका प्रिय भाई है, लेकिन गले लगाना इतना तंग है कि वह शिकायत करता है कि वह अपन छोटे बच्चे के शरीर में सांस नहीं ले पा रहा है। वह उसे जाने देती है और हमारा नायक थोड़ा चक्कर खा जाता है, अपनी सांस लेने की कोशिश करता है। एक बार जब वो ठीक हो जाता है तो वो गंभीर हो जाता है और अपनी बहन को देखता है। जवाबों की जरूरत होती, वह उसे ध्यान से देखती है। अभी भी उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, इसलिए वह उसे पकड़ता है और पूछता है कि वह यहाँ कैसे आई और उनकी अन्य बहनें कहाँ हैं। इतने सारे सवालों के साथ लड़की अभिभूत हो जाती है और अपने भाई से धीमा करने के लिए कहती है। अंत में दोनों शांत हो जाते हैं और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की समझाना शुरू करती है कि
उस दिन वह एक क्षण के लिए गया और कभी वापस नहीं आया। एक फ्लैशबैक में 3 भूखी बहनें इंतजार कर रही हैं, केक को घूर रही हैं जो उसने खरीदा था। लड़कियों में से एक सोचती है कि उसका भाई वापस आने में इतना समय क्यों ले रहा है। सबसे छोटी लड़की पूछती है कि क्या उसने उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि वह इतने लंबे समय से बाहर था। इसलिए यी ने उसे ढूंढने का फैसला किया और मिशन मुख्यालय में उसके लापता होने के बारे में पता चला। वहाँ उसने एक अन्य शिकारी की पत्नी को विश्वासघात थी पर अपने पति के गायब होने के बारे में चिल्लाते हुए देखा। आदमी ने धैर्य खो दिया और उसे पागल कहा और उसे जोर से धक्का दिया। एक अन्य शिकारी आता है और आदमी पर युवा मालिक लियू और अन्य के साथ पोर्टल में जाने का आरोप लगाता है। उस क्षण में छोटी नौकरानी समझ गई कि यह आदमी सब कुछ के पीछे था। विश्वासघात आती बस अपने चेहरे पर एक परेशान नजर के साथ देखता है, आराम से अपनी सिगरेट पीता है। वह अपनी आग की शक्ति को मुक्त करता है, अपने आरोप लगाने वाले पर हमला करने के लिए तैयार। एक आग का गोला आदमी की ओर उड़ता है जो हमले से डर से जम गया है। वह सीधे हमले को लेता है और उसका शरीर तीव्र आग से पूरी तरह से घिर जाता है। आदमी जमीन पर गिर जाता है, हार गया, जबकि अन्य बस दृश्य को देखते हैं, कुछ नहीं करते। वह उन्हें चेतावनी देता है कि युवा मालिक के बारे में अफवाहें फैलाना एक मूर्खतापूर्ण कदम है, क्योंकि मिशन उच्च जोखिम वाला था। हमारा नायक कहता है कि विश्वासघाती को उन्हें धोखा देने के लिए जो मिलना था वह मिला और फिर अन्य लड़कियों के बारे में पूछता है। अन्य के बारे में सवाल सुनकर छोटी लड़की की अभिव्यक्ति बदल जाती है और वह वास्तव में चिंतित दिखती है। वह फिर से रोने लगती है, अपने भाई को पूरी तरह से भ्रमित छोड़ देती है। अपनी बहन की अचानक प्रतिक्रिया से चौंककर वह चिंतित होकर पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। अपने आंसुओं के माध्यम से लड़की बताती है कि वह बस अपने भाई के लिए बदला लेना चाहती थी। लेकिन फिर एक पूरी ज्वार की लहर राक्षसों की अचानक प्रकट हुई, एक पोर्टल के फटने और हर किसी के अपने जीवन के लिए लड़ने के साथ आक्रमण शुरू होने का फ्लैशबैक। उस राक्षसी ज्वार की स्मृति उसे पूरी तरह से डरा देती है। वह नष्ट सड़कों से भागती है, अपने अन्य 2 बहनों के नाम चिल्लाती है। इसी बीच शिकारियों का एक जोड़ा आराम से टिप्पणी करता है, हाँ, यह राक्षस लहर वास्तव में खराब थी। वह अकेली खड़ी है, बस शहर को जलते हुए देखती है, पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए वह अराजकता और विनाश के माध्यम से बिना किसी उद्देश्य के दौड़ती है। गरीब लड़की अकेले अपनी खोज जारी रखती है, शहर के मलबे के माध्यम से अपना रास्ता चुनती है। आक्रमण से तबाह हो गई, अपने हाथों को खरोंचन के साथ वह जमीन पर गिर जाती है, अपनी बहनों के नाम चिल्लाती है पूर्ण निराशा में। तभी उसे अपने भाई की याद आती है और वह टूट जाती है, रोती है और सोचती है कि वह कहाँ हो सकता है। वर्तमान में हमारा मुख्य पात्र अपनी बहन को शांत बना देता है, उसे रोने से मना करता है क्योंकि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं क्योंकि वह प्रतिज्ञा करता है कि चेन नाम का आदम इसके लिए सबसे पहले भुगतान करेगा। कुछ अंधेरे और गंदे जेल में हम एक हॉल में कट करते हैं जो दागों से भरा हुआ है। विश्वासघाती बंद है, चिल्ला रहा है कि वह निर्दोष है और बस एक उपहार देने के लिए वहां था। अगली बात जो हम जानते हैं वह सेल की सलाखों के खिलाफ पटक दिया जाता है। उसके चेहरे पर शुद्ध आतंक की नजर होती है क्योंकि आश्चर्य एक राक्षस आतंकित कैदी के ठीक पीछे प्रकट होता है। विश्वासघाती अपने घुटनों पर गिर जाता है, अपनी जान के लिए भीख मांगत है क्योंकि प्राणी करीब आता है, उसकी जीभ बाहर निकलती है। हम बस एक भयभीत सब्सक्राइब नाउ सब्सक्राइब चीख सुनते हैं और अचानक जेल हॉलवे में कुछ और लाल दाग होते हैं। विश्वासघाती को चित्र से बाहर करने के बाद हमारा मुख्य पात्र घोषणा कर है कि यह लू परिवार को पूरी तरह से पलटने का समय है। अभी भी उसकी आंखों में आंसू। उसकी बहन सहमत है, वादा करती है कि वह जो कुछ भी कहे वह करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास आर्मसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, इसलिए वह उसे हवा में उठा लेती है। घोषणा कर है कि नहाने का समय है, लेकिन वह विरोध करता है, चिल्लाता है कि वह उसका भाई है। लेकिन लड़की बताती है कि अब वह उसका व्यक्तिगत सहायक है और यह उसका दैनिक मिशन है। और ऐसे ही वह उसे बाथरूम में ले जाने लगती है, जबकि वो खून के लिए चिल्ला रहा है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता न आना बाथरूम में, जहां हमारा मुख्य पात्र अब एक वॉश बेसिन में बैठा है क्योंकि वह उसके स्नान के लिए सब कुछ तैयार करती है। वह उसके पास आती है और कहती है कि उसके कपड़े उतारने का समय है, लेकिन हमारा मुख्य पात्र जोर देकर कहता है कि वह खुद संभाल सकता है। लेकिन वह नहीं सुनती और एक मुस्कान के साथ वह बस उसके कपड़े हवा में खा जाती है। वह नीचे देखती है और चहकती है कि उसका छोटा सा कितना प्यारा है। सोचता है कि बड़ा भाई होना और एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना कितना अपमानजनक है। लड़की उससे पूछती है कि क्या गलत है, लेकिन वह बस अपना
चेहरा दूर कर लेता है, उदास हो जाता है और जवाब नहीं देता। वह उसके रवैये से दुखी हो जाती है और शिकायत करती है कि उसने पहले कभी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया और बातचीत से बचने के लिए। लेकिन फिर वह उठता है, कहता है कि वह अब गुस्से में नहीं है और उसके पास कुछ महत्वपूर्ण पूछने के लिए है। लड़की मीठी मुस्कान देती है और कहती है कि वह जो चाहे पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं। तो वह पूछता है कि क्या उसने हवा तत्व क्षमताओं को जागृत किया है, और उसकी बहन इसकी पुष्टि करती है। हमारा मुख्य पात्र चौंक जाता है क्योंकि जागृति का सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया मामला 12 साल की उम्र में था। वह सोचता है कि उसने इतनी कम उम्र में और बिना किसी प्रशिक्षण के ऐसा कैसे किया। वह बस अपना सिर हिलाती है और कहती है कि वो भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ। वह बताती है कि एक पैनल बस पॉप अप हुआ और उसके आंकड़े दिखाए और उसे अपनी शक्ति जागृत करने के लिए निर्देशित किया। मुख्य पात्र पैनल शब्द सुनकर पूरी तरह से उड़ जाता है। उस क्षण में उसे अपनी खुद की प्रणाली याद आती जो उसके गड़गड़ाहट क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। वह इंटरफेस को देखता है और सोचता है कि क्या उसकी संवाद बॉक्स उसी तरह की चीज है। फिर वो खुद से पूछता है कि उसकी बहन को भी पैनल कैसे मिला और इतनी कम उम्र में जागृत हुई। वह देखती है कि वह जोन आउट हो गए है और पूछती है कि क्या कुछ गलत है, लेकिन वह बस इसे खारिज कर देता है। वह उसे बताता है कि अब जब उसने अपनी क्षमता जागृत कर ली है तो उसे मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक दृढ़ निश्चयी नजर के साथ छोटी लड़की जवाब देती है कि वह अब से सुपर हार्ड ट्रेनिंग करेगी। वो उसके सिर पर थपथपाता है और कहता है कि सभी बहनों में से वो हमेशा सबसे जिम्मेदार थी। अचानक वे दोनों अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक दस्तक सुनते हैं और जम जाते हैं। एक नौकरानी घोषणा करती है कि रात का खाना तैयार है और मालिक ने उनकी माँ को उसके लिए कुछ दूध तैयार करने का आदेश दिया। वह एक पूरी दूध की बोतल मुख्य पात्र की बहन को देती है जो बस आश्चर्यचकित होकर देखती है। वह बोतल लेती है और हमारा मुख्य पात्र एक नई योजना के साथ उसके पास आता है। वह कहता है कि उन्हें मजबूत होने और तेजी से मजबूत होने के लिए लू परिवार के हर संसाधन का उपयोग करने की जरूरत है। लड़की पूछती है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह पहले से ही स्तर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह उसे अपना मुंह खोलने और शक्ति का रहस्य खोजने का लिए कहता है। हालांकि वह थोड़ा हिचकिचाती है। लड़की अपना मुंह खोलती है, उत्सुक है कि उसका भाई क्या कर रहा है। वह फिर बोतल को उसके मुंह में डालता है और उसे पीने और देखने के लिए कहता है कि क्या होता है। उसके आदेश का पालन करते हुए वह दूध पीना शुरू कर देती है, जबकि हमारा मुख्य पात्र उसे ध्यान से देखता है। अचानक एक बैंगनी प्रभा उसके चारों ओर घूमने लगती है और वह सनसनी से चौंक जाती है। भ्रमित वह अपने भाई से पूछती है कि उसके शरीर में इतनी आसानी से इतनी शक्ति क्यों प्रवाहित हो रही है। मुख्य पात्र बताता है कि उनकी माँ की अनोखी संरचना क्रिस्टल को शुद्ध ऊर्जा में बदल देती है। वह कहता है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे अभिजात वर्ग की टीमों को मिशन के दौरान अपने हाथों में लेना मुश्किल होगा, लेकिन उनकी माँ इस सार को लगातार उत्पन्न कर सकती है जिससे वह शक्ति का एक अंतहीन स्रोत बन जाती है। उसकी बहन चौंक जाती है, टिप्पणी करती है कि यह अकादमी में अनसुना है। मुख्य पात्र संदेह करता है कि कुलीन परिवार के पास कुछ छिपा हुआ है। परिवार सच्चाई को छिपा रहे हैं और जनता को अपने युद्ध लड़ने के लिए हेरफेर कर रहे हैं। एक दृढ़ निश्चयी दृष्टि के साथ वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें इन सभी छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करना होगा। उसकी बहन तब उसे बोतल देती है, उससे कुछ पीने के लिए कहती है ताकि वह भी मजबूत हो सके, लेकिन वह मना कर देता है। उसे बताता है कि वह इसे पूरा पी जाए और पहले अपनी शक्ति की सीमा तक पहुंचे। फिर वह चलने लगता है। उसकी आंखें अपने अगले उद्देश्य पर टिकी हुई हैं। वह जोर से कहता है कि वह जाकर 2 खाएगा। जब उसकी बहन बोतल से पीती रहती है। अपनी माँ के कमरे में पहुंचने पर नौकरानियां आश्चर्य करती हैं कि वह फिर से वहां क्यों है। अगली बात जो हम देखते हैं वह है लड़का घर के पूल में अपनी माँ से सीधे दूध पी रहा। महिला शिकायत करती है कि उसने पहले ही इतना दूध दिया है कि छोटा शैतान बस खाता और खाता रहता है बिना रुके। नौकरानियों में से एक जल्दी से दूसरों को मैडम के लिए अधिक औषधीय भोजन तैयार करने का आदेश देती है। हमारा मुख्य पात्र खुद से सोचता है कि बदला अब शुरू होता है और वह और उसकी बहन स्वर्ग के आदेश को पूरी तरह से उलटने वाले हैं। जब हवेली पर बिजली गिरती है वह कसम खाता है कि वह लू परिवार को पूरी तरह से पलट देगा। हमारा नायक अपने बेडरूम के फर्श पर रेंगता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चयी दृष्टि है क्योंकि वह कुछ खोज रहा है। इसी बीच हमें विश्वास सघाती का एक फ्लैशबैक मिलता है जो पागल हो रहा है, चिल्ला रहा है कि उपहार उसके हाथ में था जब वह बेताब होकर उसे ढूंढता है। फिर हमारा मुख्य पात्र एक फर्नीचर के नीचे झांकता है और उस छोटे से बक्से को देखता है जो व्यापारी ने गिरा दिया था। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वह उपहार को पकड़ता है, सोचता है कि यह परिवार के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान कुछ होना चाहिए। वह फिर बक्सा खोलता है और एक तीव्र नीली रोशनी उसके छोटे चेहरे को रोशन करती है। भीतर वह एक बड़ा नीला क्रिस्टल पाता है और
सोचता है कि क्या यह एक जादुई जानवर का क्रिस्टल है। एक सिस्टम पैनल तुरंत पॉप अप होता है, उसे सूचित करता है कि यह एक दुर्लभ गड़गड़ाहट तत्व वह कौशल क्रिस्टल है। मुख्य पात्र भ्रमित है क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौशल को आत्मसात किया जा सकता है, इसके बजाय संवर्धित किया जा सकता है। सिस्टम बताता है कि विकसित जानवरों का शिकार करने के बाद इन दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने का मौका है। हमारा छोटा नायक आश्चर्यचकित है कि ऐसी चीज भी मौजूद है, लेकिन संदेह करता है, पूछता है कि आवाज उसके विचारों को कैसे जानती है। उस क्षण में वह पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके चेहरे पर शुद्ध आतंक की दृष्टि है क्योंकि वह महसूस करता है कि क्या हुआ है। आवाज कहती है कि यह उसकी चेतना में ही है और वो हंसता है, कहता है कि वह उपन्यासों से इन ट्रॉप्स के बारे में जानता है। उसे याद है कि उसके पिछले जीवन में वो एक छात्र था जो खेलों और वेब उपन्यासों का आदी था जिसमें सिस्टम थे। उन कहानियों में मुख्य पात्र पुरस्कार प्राप्त करते हैं और मेज को बदल देते हैं, अपने दुश्मनों पर बदला लेते हैं। गुस्से में वह चिल्लाता है कि सिस्टम बेकार है, लेकिन आवाज जवाब देती है कि इसके बिना वह पुनर्जन्म भी नहीं ले पाता। मुख्य पात्र रुकता है, एक पल सोचता है और स्वीकार करता है कि रहस्यमय आवाज का एक बिंदु है। अपनी बाहों को पार करते हुए वह तब अपनी छोटी बहन के सिस्टम के साथ इसके संबंध के बारे में पूछता है। आवाज किसी भी तरह के लिंक से इनकार करती है और उसे मजबूत होने और तेजी से मजबूत होने का आग्रह करती है। वह सहमत हो जाता है और ध्यान केंद्रित करता है, जानता है कि उसे हर अवसर का लाभ उठाना होगा। वह फिर फर्श पर बैठ जाता है और गहन एकाग्रता के साथ क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। इससे एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगती है। उसके शरीर में एक परिवर्तन होने लगता है और उसकी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। वह महसूस करता है कि उसकी शक्ति बढ़ रही है और वह अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह अपनी शक्ति को महसूस करता है जो अब और भी मजबूत हो गई है। उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं और उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। वह जानता है कि अब वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है और वह अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उसकी दृढ़ता और संकल्प अब और भी मजबूत हो गए हैं। उसके आसपास की ऊर्जा अब और भी तीव्र हो जाती है और वह महसूस करता है कि वह एक नए स्तर पर पहुंच गया है। वह अब और भी शक्तिशाली हो गया है और वह अपने दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। उसकी शक्ति और क्षमता अब और भी बढ़ गई है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। उसके छोटे शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। एक क्षण बाद वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सफलतापूर्वक अपने नए कौशल बिजली की भाला को संजोता है। वह पूरी तरह से चौंक जाता है। अभी अभी एक कौशल प्राप्त किया है जिसे सीखने में 10 साल लगने चाहिए थे। वह भाला में संघनित शक्ति को महसूस करता है और सोचता है कि यह वास्तव में कितना मजबूत है। बिना एक पल सोचे वह अपने नए शक्ति का परीक्षण करने के लिए अपने पूरे जोर से हथियार फेंकता है। मुख्य पात्र देखता है कि उसका शक्तिशाली बिजली का हमला हवा में उड़ता है। विस्फोट की आवाज दादा का ध्यान आकर्षित करती है जो बटलर के साथ यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वे जो आते हैं वो है लड़के के पिता अपने स्पंजबॉब अंडरवियर में। मुख्य पात्र की मां से शोर के बारे में शिकायत करते हुए दादा और मुख्य पात्र की छोटी बहन दृश्य से पूरी तरह से चौंक जाते हैं। लड़का उस विशाल छेद को देखता है जो उसने अभी अभी अपने नए कौशल से हवेली की दीवार में बनाया है। क्रोधित दादा पूछता है कि किसने किया और बटलर बताता है कि उसने एक कमरे से बिजली की गड़गड़ाहट सुनी, लेकिन अपने पोते को देखकर बूढ़े सब्सक्राइब नाउ आदमी का मूड बदल जाता है और वह उसे उठाता है, उसके नए दिव्य कौशल का जश्न मनाता है। वह फिर लड़के की मां की प्रशंसा करता है, उसे धन्यवाद देता है कि वह परिवार के लिए इतनी उत्पादक है। हालांकि लड़के के पिता पूरी स्थिति से चिड़चिड़े लगते हैं और शोर करने के लिए शिकायत करते हैं। उस पर दादा उसे डांटते हैं, कहते हैं कि उसे अपने बेटे की असाधारण प्रतिभा पर गर्व होना चाहिए। दादा फिर फैसला करता है कि वह अपने पोते को परिवार के वार्षिक शिकार उत्सव में ले जाएगा। एक क्षण बाद परिवार का मुखिया बटलर से पूछता है कि क्या सब कुछ आयोजन के लिए तैयार है। बूढ़ा आदमी हंसता है, कहता है कि उसके वंशजों को अपनी सच्ची योग्यता को कम उम्र से सीखने की जरूरत है। अपनी मां की बाहों में उठाए हुए हमारा मुख्य पात्र चिड़चिड़ा है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वे क्या योजना बना रहे हैं और इसलिए एक लंबे गलियारे से शिकार उत्सव के स्थान की ओर चलता है। एक बार वहां दादा अपनी ऊर्जा का उपयोग एक विशाल गोलाकार द्वार खोलने के लिए करता है। उनके सामने द्वार खुलता है, एक बड़े घूमते हुए बैंगनी ऊर्जा के भंवर को सभी के सामने प्रकट करता है। आयामी पोर्टल के सामने खड़े होकर परिवार का मुखिया समूह को अंदर ले जाने के लिए तैयार होता है। मुख्य पात्र स्तब्ध है, महसूस करता है कि लू परिवार आयामी पोर्टल
टल खोल सकता है पूरी तरह से अपने दम पर। वह गुस्से में आ जाता है, सोचते हुआ कि शक्तिशाली कितने रहस्य छिपाते हैं कमजोर से जो बस जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समूह फिर पोर्टल के माध्यम से कदम रखता है और दूसरी तरफ एक घने शांत जंगल में आता है, जबकि दादा उसकी प्रशंसा करता है। मुख्य पात्र की मां शिकायत करती है कि वह पूरे दिन खाने से नहीं रुका। अचानक मुख्य पात्र के पिता आकाश की ओर इशारा करते हैं और चेतावनी देते हैं कि कुछ आ रहा है। हर कोई ऊपर देखता है कि एक धुएं का निशान तेजी उनके पास आ रहा है। रहस्यमय चीज अविश्वसनीय गति से पेड़ों के माध्यम से झपटती है। जल्द ही एक विशाल बहुसिर वाला सर्प प्रकट होता है और शिकारियों के एक समूह पर क्रूरता से हमला करता है। एक शिकारी जीव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हथियार टूट जाता है, जबकि दूसरा एक बल क्षेत्र का उपयोग करके खुद का बचाव करता है। जब वह एक सी रैंक पायथन और एक बी रैंक पायथन राजा को एक सी रैंक पोर्टल में देखता है तो मुख्य पात्र और उसकी बहन स्तब्ध हैं और लड़की शिकारियों में से एक को पहचानती है। तभी सर्पों में से एक मादा शिकारी की ओर झपटता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लाल बालों वाली लड़की विशाल जीव के मुंह को अपने नंगे हाथों से खुला रखने का प्रबंधन करती है, लेकिन वह अपने पूरे जोर से संघर्ष कर रही है ताकि विशाल जीव के तेज दांतों से बच सके। फिर भी सर्प की ताकत बहुत अधिक है और यह उसे एक ही प्रहार से नीचे गिरा देता है। शिकारियों के नेता तब सभी को लड़ने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि वे खतरनाक क्षेत्र से पीछे हटते हैं। समूह के नेता एक ढाल के साथ राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा शिकारी उसे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। लाल बालों वाली लड़की दौड़ती है और बेताब होकर चिल्लाती है कि वह सावधान रहे, लेकिन शिकारी का मुक्का ढाल के माध्यम से जाता है। कप्तान को पूरी ताकत से मारता है। मुक्के की ताकत शिकारी को ढाल खोने का कारण बनती है जो सर्प से लड़ रहा था। उस क्षण विशाल सर्प को एक अन्य शिकारी से बैंगनी बिजली का एक गोला लगता है। यह शिकारी गद्दार पर क्रोध से चिल्लाता है कि उसने उनके कप्तान पर हमला किया। गद्दार बस शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता है, क्योंकि वह दूसरे आदमी पर हमला करने के लिए तैयार होता है। एक हिंसक प्रहार के साथ वह शिकारी पर बेरहमी से हमला करता है, उसे गंभीर रूप से घायल छोड़ देता है। अन्य शिकारियों में से एक स्तब्ध है, क्योंकि उसने हमलावर को पहचाना है। वह बताता है कि आदमी कुयोंग है, एक अपराधी जो पहले दोषी ठहराया गया था। कुयोंग शिकारी की बेताबगी पर पागल की तरह हंसने लगता है। वह फिर आदमी को लात मारता है, उसे अविश्वसनीय बल के साथ उड़ा देता है। घायल शिकारी विशाल सर्प के मुंह में उड़ता है, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। हमारा छोटा मुख्य पात्र इसे सब एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखता है। उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है, जब कोई शान ने एक दोस्त उसके विनाश की ओर फेंक दिया था। रक्त का एक छींटा प्रतीक है कि अभी क्या हुआ। वह तब अपने दोस्तों को एक एक करके निकाला जाता देखता है। जिस राक्षस को वे अपने साथी के साथ खिला रहे थे वह विशाल और डरावना है। एक क्रूर मुस्कान के साथ मुख्य पात्र के पिता उन्हें एक खजाना बनाने के लिए राक्षस को खिलाने का आदेश देते हैं। वह फिर कुशोंग को अपने नायक के पिछले स्व को बिना किसी पल सोचे हमला करने के लिए कहता है। हेंचमैन युवा आदमी की ओर दौड़ता है, प्रहार करने के लिए तैयार है, लेकिन लड़का अपनी शक्ति को सक्रिय करता है और अपने दुश्मन के साथ टकराव के लिए तैयार होता है। एक मुक्का शक्तिशाली ऊर्जा से चमकता है, क्योंकि वह करीब आता है। उनके दो मुक्के एक हिंसक शक्ति से भरे प्रभाव में टकराते हैं। वह हमें बताता है कि कुयोंग एक शैतान की तरह है जो लोगों को कुचलने का आनंद लेता है। यह पता चलता है कि वह लियू परिवार द्वारा संरक्षित था और अब उनके गुर्गों में से एक है। वर्तमान में उसकी बहन सोचती है कि वे लाल बालों वाली लड़की को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य पात्र एक विचार लगता है और उसकी आंखें चमकती हैं। एक योजना उसके दिमाग में पहले से ही बन रही है, इसलिए वह मुड़ता है और फिर से खाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी माँ वास्तव में चिढ़ जाती है। वह पूछती है कि वह क्या कर रहा है। जब हमारा मुख्य पात्र अपना मुंह दूध से भरता है, एक अजीब चेहरा बनाता है, वह सब कुछ बाहर थूक देता है, उसे पूरी तरह से चौंका देता है। घृणा से वह हमारे नायक पर चिल्लाती है कि उसने उसे गंडा कर दिया और बस उसे हवा में खा जाती है। हंगामे को देखकर लड़के के दादा के चेहरे पर एक क्रोधित नजर आती है, क्योंकि पूरे हंगामे के कारण मुख्य पात्र की छोटी बहन तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ती है। बस ऐसे ही वह हमारे नायक को हवा में पकड़ लेती है, उसे गिरने से बचाती है। लड़की सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरती है, अपने छोटे भाई को सावधानी से अपनी बाहों में पकड़ती है। वह पूछती है कि उसका भाई ठीक है और वो अपने गुरु की योजना का वर्णन करता है कि अराजकता आप पैदा करके शिकारी को बचाने के लिए। अचानक हमारे युवक के पिता ने अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गई। वह फिर उसे मजबूती से पकड़ता है और उसे डांटता है कि वह अपने बेटे के साथ इतनी लापरवाह है। क्रोधित महिला कहती है कि उसके अपने माता पिता ने भी कभी उसे छूने की हिम्मत नहीं की और वह अविश्वसनीय रूप से गुस्से में आ जाती है। इसके साथ वह एक बर्फ का हथियार बुलाती है और अपने पति के बाद बदला लेने के लिए जाती है। आदमी अपनी शक्तियों के साथ खूब धक्का बचाव करता है, कहता है कि उसे अपनी हिम्मत के लिए एक सबक सिखाने की जरूरत है। बच्चे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि लड़ाई उनके सामने आती है। माँ और पिता अपनी क्षमताओं के साथ टकराते हैं, लेकिन अचानक उनके बीच एक
ऊर्जा का फटना दिखाई देता है। लड़के के दादा दिखाई देते हैं और मुख्य पात्र के माता पिता बस उसे देखते हैं। दादा कहते हैं कि एक माँ के रूप में उसे अपने बेटे को पहले रखना चाहिए और इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। एक क्रोधित दृष्टि के साथ वह उन्हें आता है कि वे दोनों अपने परिवारों की जिम्मेदारी उठाते हैं। उस पर जोड़ा शांत हो जाता है और अपने हथियारों को खारिज कर देता है, जबकि बच्चे दूरी से देखते हैं। मुख्य पात्र की बहन पूछती है कि वे अब क्या करेंगे, लेकिन वह उसे बताता है कि चिंता न करें क्योंकि वे आ रहे हैं। अचानक युवा नौकरानी एक अजीब आवाज सुनती है। बटलर दादा को सूचित करता है कि उसने पास के जंगल से आंदोलन महसूस किया। परिवार भी कुछ आते हुए नोटिस करता है और उच्च सतर्कता पर जाता है। तभी 3 गोब्लिन जंगल से अजीब अभिव्यक्तियों के साथ निकलते हैं। एक उच्च दृष्टिकोण से हम गोब्लिन को मुख्य पात्र के परिवार पर बंद होते हुए देखते हैं। राक्षस बेताब होकर चिल्लाने लगते हैं जैसे कि वे एक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। अगली बात जो हम जानते हैं, 3 राक्षस लकड़ी के खंभों से छेदते हैं जो उन्हें बेरहमी से भेदते हैं। मुख्य पात्र के पिता आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे संभव है, क्योंकि क्षेत्र को पहले से ही साफ किया जाना चाहिए था। दादा शिकायत करते हैं, यह वही होता है जब आप केवल बार में परेशानी पैदा करना जानते हैं बजाय किताबें पढ़ने के। तभी लड़के की माँ बैंगनी ऊर्जा से चमकने लगती है। छोटी बहन बताती है कि उनकी माँ का सार राक्षसी जानवरों को आकर्षित करता है, खासकर उच्च स्त्रियों। इसके साथ कई गोब्लिन पैरों की आवाजें करीब आने लगती हैं, समूह को कगार पर रखती हैं। फिर उनके सामने एक बी रैंक के नेतृत्व में अभिजात गोब्लिन का एक झुंड आड़ दिखाई देता है। राक्षसों में से एक परिवार की ओर कूदता है। उसका कुल्हाड़ी बिना दया के हमला करने के लिए तैयार है। अविचलित दादा अपने अधीनस्थों को स्थिति को तुरंत संभालने का आदेश देता है और ऐसे ही परिवार अपनी शक्तिशाली मौलिक क्षमताओं का उपयोग करके राक्षसों से लड़ना शुरू कर देता है। सभी अराजकता का फायदा उठाते हुए हमारे मुख्य पात्र अपनी बहन को बताते हैं कि उनके लिए वहां से निकलने का समय है। इसलिए लड़की अपने छोटे भाई को अपनी बाहों में लेकर एक चट्टान की ओर दौड़ती है। बिना एक पल सोचे मुख्य पात्र की बहन चट्टान से कूद जाती है। हमारे युवा नायक के साथ उच्च गति से गिरती है। उस क्षण में लड़की की आंखें तीव्रता से चमकती हैं, क्योंकि वह अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय करती है। अपनी हवा शक्ति का उपयोग करके वह आसमान में उड़ने लगती है, अपने भाई को सुरक्षा में ले जाती। हमारा मुख्य पात्र पूछता है कि उसने उड़ना कब सीखा और वह कहती है कि यह सिस्टम से एक पुरस्कार था। इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित हमारा मुख्य पात्र चिड़चिड़ा हो जाता है और पूछता है कि यह किस तरह का कार्य था। लड़की एक मुस्कान के साथ बताती है कि सिस्टम का कार्य बस अपने भाई को नहलाना था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिशन पूरा करने पर उसने दुर्लभ उड़ान तकनीक को एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया। हमारा मुख्य पात्र चिड़चिड़ा हो जाता है, सोचता है कि एक सिस्टम इतने शक्तिशाली पुरस्कार को इतने मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए कैसे दे सकता है। मुख्य पात्र की छोटी लाल बालों वाली बहन एक सर्प के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है, अपनी तेज तलवार से उसे मारती है, लेकिन फिर एक और विशाल सर्प दिखाई देता है और अन्य शिकारियों पर हमला करता है, उनके ढालों को आसानी से तोड़ देता है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ राक्षस शिकारियों में से एक को उड़ा देता है, पूरी तरह से उसकी सुरक्षा को तोड़ देता है। जमीन पर महिला बेताब होकर अपने कप्तान को चिल्लाती है कि वे अब और नहीं लड़ सकते। समूह के कप्तान तब कुईशांग का सामना करते हैं, पूछते हैं कि वह उन्हें इस तरह क्यों हमला कर रहा है। एक शैतानी मुस्कान के साथ गद्दार कहता है कि वह अपने पीड़ितों की चीखें सुनने का आनंद लेता है। नेता पूछता है कि उसका स्वामी कौन है और कहता है कि गिल्ड के समझौते का उल्लंघन कानून के खिलाफ है। खलनायक जवाब देता है कि कानून केवल कमजोर और आम लोगों के लिए है और वह इसकी परवाह नहीं करता। इसके तुरंत बाद वह कप्तान की ओर उच्च गति से दौड़ता है, हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बजाय वह मादा शिकारियों में से एक पर हमला करता है। अपनी अविश्वसनीय गति से उसे चौंका देता है। हार गई महिला अपने कप्तान से विनती करती है कि उसे इस भयानक निर्दयी आदमी से बचाए। बिना किसी दया के गद्दार उसे सीधे विशाल सर्प के मुंह में एक नाश्ते के रूप में फेंक देता है। विशाल सर्प शिकारी को बिना किसी पछतावे के खा जाता है। सभी के सामने निराशा में कप्तान चिल्लाता है कि मिशन विफल हो गया है और सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए कहता है। लाल बालों वाली लड़की भयानक दृश्य से डर और सदमे में जम गई है। क्रोध से अंधे होकर समूह के नेता तलवार के साथ आगे बढ़ते हैं, चिल्लाते हुए कि वह गद्दार को खत्म करने जा रहा है। वह एक शक्तिशाली प्रहार करता है, लेकिन गद्दार जल्दी से चलता है और हमले से आसानी से बच जाता है। एक पल में गद्दार जवाबी हमला करता है और कप्तान पर सीधा प्रहार करता है। अपने नेता को घायल देखकर युवा महिला आदमी को राक्षस कहती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह फिर दुश्मन पर एक वस्तु फेंकती है, कुछ समय खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन गद्दार परवाह नहीं करता और वस्तु को आसानी से टाल देता है। लेकिन गद्दार को पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़की द्वारा फेंका गया पत्थर उसे कुछ नहीं करता। प्रहार बस गद्दार की शर्त का एक हिस्सा फाड़ देता है। खलनायक कहता है कि यह शर्म की बात है कि वे यहाँ उससे मिले, क्योंकि
क्योंकि वे सभी नष्ट हो जाएंगे। वह लड़की की ओर कूदता है, उसके तेज पंजे हमला करने के लिए तैयार हैं। भयभीत युवा महिला एक टूटी हुई तलवार के टुकड़ों से घिरी हुई है। आखिरी सेकंड में कप्तान खुद को उसके सामने फेंक देता है। घातक प्रहार को उसकी जगह लेता है। नेता निर्जीव जमीन पर गिर जाता है क्योंकि गद्दार उसे अनदेखा करता है और आगे बढ़ता है। गद्दार कप्तान के शरीर को फेंकता है जिसे विशाल सर्प खा जाता है। बेताब लड़की अभी देखे गए भयानक दृश्य से आतंक में चिल्लाती है। हम वह विशाल सर्प को कप्तान को खाते हुए देखते हैं क्योंकि उसके शरीर से बैंगनी बिजली चमकती है। खलनायक लड़की को देखता है और कहता है यह शर्म की बात है क्योंकि वह उसे अपनी संग्रह में जोड़ना चाहता था। वह उसे एक ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करने के लिए अपने नमूने ए में से एक में बदलना चाहता था। अपने खून से स्नेह हाथ से वह लड़की पर हमला करने के लिए तैयार होता है। खलनायक फिर अपना हाथ उसका चेहरे पर रखता है क्योंकि वह रोती है, पूरी तरह से बेताब। अपने अंतिम क्षणों में लड़की अपने भाई बहनों के लिए चिल्लाती है, सोचती है कि वे कहाँ हैं। अचानक एक विशाल बिजली की तलवार दिखाई देती है और एक आवाज कहती है कि वे उसे बचाने के लिए आ गए हैं। गद्दार मुड़ता है और शक्तिशाली हमले को अपने हाथ से रोकने का प्रबंधन करता है। प्रहार पीली ऊर्जा का एक फटना पैदा करता है, लेकिन खलनायक इसे आसानी से टाल देता है। युवा महिला आश्चर्य से ऊपर देखती है और अपनी बहन का नाम पुकारती है। तभी मुख्य पात्र और उसकी बहन जमीन पर उतरते हैं, लड़ाई के लिए तैयार। लड़की मुख्य पात्र के पूर्व रूप को पहचानती है और उसे भाई कहती है। मुख्य पात्र अपनी बहन को बताता है कि वह सब कुछ बाद में समझाएगा, लेकिन अभी उनके पास बड़े मुद्दे हैं। इतने में लाल बालों वाली लड़की बस उसे देखती है, जैसे कि वह समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। सर्प का सामना करते हुए हमारा नायक महसूस करता है कि राक्षस जागृत लोगों को खाकर विकसित हुआ है, जो पहले कभी दर्ज नहीं किया गया है। उसी समय खलनायक ऐसा लगता है जैसे वह कुछ से मुक्त हो रहा है क्योंकि उसके चारों ओर तीव्र पीली ऊर्जा घूमती है। एक अंतिम धक्का के साथ वह अपनी सारी शक्ति एक बार में छोड़ देता है। जो कुछ भी उसे रोक रहा था उसे एक पल में तोड़ देता है। खलनायक फिर उन्हें घूरता है और तिरस्कार करता है, पूछता है कि क्या यह युवा स्वामी और उसकी छोटी नौकरानी लड़की नहीं है। और ऐसे ही भाई बहनों की तिकड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करती है, लड़ाई के लिए तैयार जो होने वाली है। लाल बालों वाली लड़की पूछती है, पूरी तरह से भ्रमित कि वे उसके बारे में कैसे जानते और उन्होंने दूसरी छोटी लड़की को अपने साथ क्यों रखा है। लेकिन बुरे आदमी बस उसके सवाल को अनदेखा करता है और इस नई स्थिति को संभालने की योजना बनाना शुरू कर देता है। हमारा मुख्य पात्र तब महसूस करता है कि उसका दुश्मन कुछ मस्तिष्क मृत गुर्गा नहीं है, बल्कि वास्तव में एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है। आदमी अपनी मास्टर प्लान का खुलासा करता है, नौकरानी लड़की को एक दिमागहीन कठपुतली में बदलना और हमारे मुख्य पात्र को अपने बॉस को सौंपना। फिर हम खलनायक की शक्ति के बाद के परिणाम देखते हैं, जिन्होंने बिना दया के कई शिकारियों को नीचे गिरा दिया है। लाल ऊर्जा से बने कई हथियार पराजित शिकारियों के ऊपर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है दुश्मन के पास एक धातु प्रकार की शक्ति है जिससे वह हथियारों को अपने शरीर में मिला सकता है। हमारा नायक फिर उनकी शक्ति स्तरों का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है और उसकी आंख चमक उठती है। वह अपनी बहनों की ओर मुड़ता है और उन्हें ध्यान से सुनने और उसके नेतृत्व का पालन करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उससे एक अजीब ऊर्जा विकीर्ण होती है। खलनायक बिजली की तेजी से हमला करता है, अपने पंजे हमारे मुख्य पात्र की ओर सीधे निशाना बनाते हुए। खतरे को देखकर उसकी बहनें पीछे कूद जाती हैं और वह जब अभी हमले के लिए तैयार हो जाता है, वह अपनी दिव्य बिजली प्रकार की जागृति को सक्रिय करता है, एक विशाल पीली ऊर्जा को छोड़ता है। हमारा नायक अपनी शक्ति का उपयोग करके खलनायक के हमलों से बचने के लिए सुपर गति से आगे बढ़ता है। खलनायक स्तब्ध रह जाता है जब वह लड़के की तकनीक देखता है, इसे एक निषिद्ध चाल के रूप में पहचानता है। वह फिर याद करता है कि कुछ समय पहले उसने किसी को हराया था जिसने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। अपनी यादों में वह हमारे नायक के पिछले जीवन के खिलाफ मुकाबले को याद करता, बिंदुओं को जोड़ते हुए वह महसूस करता है कि लड़का कौन है और पागल संयोग पर हंसने लगता है। हालांकि हमारे मुख्य पात्र का बच्चा जैसा शरीर इतनी शक्ति को संभाल नहीं सकता और विफल होने लगता है। जानता है कि उसके पास केवल एक मौका है। वह अपनी बहनों के नाम चिल्लाता है ताकि वास्तविक योजना शुरू हो सके। खलनायक एक आवाज सुनता है और अपनी ओर मुड़ जाता है। उस क्षण लाल बालों वाली बहन दिखाई देती है, एक विशाल पत्थर पकड़कर दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार। बिना एक पल सोचे लड़की विशाल पत्थर को खलनायक की ओर फेंकती है, लेकिन दुश्मन हमले से आसानी से बच जाता है और पत्थर जमीन पर टूट जाता है। वह फिर एक अजीब आवाज और हरी ऊर्जा का निशान देखता है जो जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदमी तुरंत उच्च सतर्कता पर जाता है, ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए देखता है, किसी भी चीज के लिए तैयार। अचानक उसके सामने एक विशाल तूफान और धूल का तूफान बन जाता है। इसके पीछे हमला करने वाली दूसरी बहन है जो अपनी हवा क्षमता का उपयोग कर रही है, यहाँ तक कि तूफान
तूफान के अंदर भी प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से अविचलित है। कहता है ये सिर्फ सस्ती तरकीबें हैं। विचलन का फायदा उठाते हुए हमारा नायक अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और एक पूर्ण शक्ति वाली बिजली की भाला बनाता है। एक दिव्य मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करके वह हथियार को अपने शरीर की हर बूंद ताकत के साथ फेंकता है। खलनायक घूमता है आश्चर्यचकित होकर और हमारे मुख्य पात्र को इतना चालाक होने के लिए कोसता है। जैसे ही वह प्रहार के लिए तैयार होता है, बिजली की भाला खलनायक को सिर में सीधे मारती है, उसे गंभीर रूप से घायल करती है। हमला इतना शक्तिशाली है कि यह प्रतिद्वंद्वी के माध्यम से सीधे जाता है और अपने रास्ते पर आकाश में जारी रहता है। भाला की ऊर्जा एक विशाल विस्फोट का कारण बनती है, जिससे जंगल में विनाश का निशान छोड़ जाती है। थककर मुख्य पात्र गिर जाता है और उसकी बहन तुरंत उसे इतने लापरवाह कदम के लिए डांटने लगती है। इसके साथ दोनों लड़कियां उसकी देखभाल करती हैं। उसकी हालत के बारे में बहुत चिंतित होती हैं, क्योंकि उसने खुद को इतनी मेहनत की थी। हालांकि वह घायल है। खलनायक बस मुस्कुराता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह युवा स्वामी को 2 छोटी लड़कियों से बचाने जा रहा है। एक भयानक मुस्कान के साथ वह एक तेज ब्लेड का खुलासा करता है, फिर से पूरी तरह से जाने के लिए तैयार। समय बर्बाद किए बिना वह 2 लड़कियों की ओर उच्च गति से दौड़ता है ताकि उन्हें खत्म कर सके। नौकरानी लड़की चेतावनी चिल्लाती है और लाल बालों वाली लड़की के सामने कूदती है ताकि उसे दुश्मन के आने वाले हमले से बचाया जा सके। एक क्रूर प्रहार के साथ वह सफेद बालों वाली लड़की पर सीधा प्रहार करता अविश्वसनीय बल के साथ प्रभाव उसे उड़ा देता है और वह एक पेड़ से जोर से टकराती है। खलनायक फिर दूसरी युवा महिला को घूरा है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है उसकी बारी जल्द ही आने वाली है। वो अपने हाथों को तेज ब्लेड में बदल देता है और अपने अगले निर्दयी हमले के लिए तैयार हो जाता है। अपने ब्लेड के साथ वह युवा महिला को पिन करता है और उसे बताता है कि वह उसके लिए अच्छा चारा होगी। लेकिन एक पीला बिजली का गोला आता है और हमले को विक्षेपित करता है। लड़की को अंतिम सेकंड में बचाता है। दुश्मन फिर मुख्य पात्र पर निशाना साधता है। अपने छोटे चाकू से उसे भेदने के लिए तैयार। वह हथियार को कसकर पकड़ता है और इसे नीचे लाता है। लड़के को वहीं खत्म करने का पूरा इरादा रखता है। ब्लेड फिर हमारे मुख्य पात्र की पीठ में छेद करता है, उसे बुरी तरह से घायल करता है। खलनायक उसे उड़ा देता है, जबकि लाल बालों वाली बहन पूरी तरह से निराशा में देखती है। लड़की फिर मुक्त होने का प्रबंधन करती है, अपने घायल भाई को पकड़ती है और भागने लगती है। खलनायक अपना मुट्ठी कसता है, पूछता है कि हमारा मुख्य पात्र अपने निर्माता से मिलने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। लेकिन हमारा मुख्य पात्र अपनी बहन की बाहों में लिपटा हुआ जवाब देता है कि वास्तव में दुश्मन ही है जो नीचे जाने वाला है। अपनी आंख से खून बहने के साथ प्रतिद्वंद्वी छोटी बच्चे की हिम्मत पर क्रोधित हो जाता है। अचानक आकाश में एक आकृति दिखाई देती है, चिल्लाती है और उसे अपने स्वामी पर हमला करने का हिम्मत करने के लिए एक कृतघ्न म्यूट कहती है। ये हमारे मुख्य पात्र के दादा हैं, जो शुद्ध क्रोध की आंखों से उसे घूरते हैं। खलनायक फिर समझता है कि पहले का आकर्षक हमला वास्तव में परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक संकेत था। बस मुस्कुराता है। चतुर योजना की पुष्टि करता है जो उसने बनाई थी। थोड़ा फ्लैशबैक करते हुए परिवार लड़ाई के स्थान पर पहुंचता है और बटलर कहता है कि युवा स्वामी चले गए हैं। पिता शिकायत करता है कि बच्चा कर सकता है, पहले से ही चल सकता है, और बटलर उसे सूचित करता है कि नौकरानी लड़की ही गायब हो गई है। क्रोधित परिवार का मुखिया अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि वे दोनों को ढूंढने के लिए जल्दी करें। तभी वे हमारे मुख्य पात्र के हमले से प्रकाश का निशान देखते हैं और जानते हैं कि कहां जाना है। दादा फिर अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग करता है और संकेत की ओर शीर्ष गति से उड़ता है। दृश्य पर पहुंचने पर दादा तुरंत स्थिति का आकलन करता है और खलनायक घबराने लगता है। वह सोचता है कि उसका एकमात्र मौका मुख्य पात्र को बंधक बनाने के लिए है। वह भाई बहनों को पकड़ने की कोशिश करने के लिए पूरी गति से आरोप लगाता है, लेकिन लाल बालों वाली बहन एक स्टाफ को बाहर निकालती है और अपने भाई की रक्षा के लिए जवाबी हमले के लिए तैयार होती है। वह दुश्मन पर एक शक्तिशाली प्रहार करती है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आदमी लड़की के हमले से स्तब्ध रह जाता है और शुद्ध क्रोध के साथ उसे घूरता है। अचानक मुख्य पात्र के पिता प्रकट होते हैं, क्रोधित होते हैं और खलनायक को उसकी विफलता के लिए बेकार कहते हैं। वह फिर खलनायक पर हमला करता है, जो दावा करते हुए भागने की कोशिश करता है कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। हालांकि आदमी क्षेत्र के एक विशाल जानवर द्वारा फंस जाता है और भागने के लिए कहीं नहीं बचा है। बिना दया के प्राणी उस पर एक साथ हमला करता है, उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। उसके बाद सर्प विकसित होने लगता है, एक शक्तिशाली सुनहरे प्राणी में बदल जाता है। बटलर बच्चों के पास दौड़ता है और कहता है कि हमारा मुख्य पात्र ठीक है, हालांकि उसने जो घाव लिया था उसके बावजूद। दादा लड़कियों की प्रशंसा करता है और कहता है कि सर्प अब उनके लिए अपनी दुर्लभ खजाने की कटाई के लिए तैयार। और यही तब है जब उसे यह एहसास होता है, महान परिवार नागरिकों का उपयोग इन जानवरों को खिलाने और विकसित
विकसित करने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ दादा और उसके बेटे शक्तिशाली सुनहरे प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उभरा है। उनके बीच का संघर्ष पूरे जंगल में लाल ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट उत्पन्न करता है। उनके बीच का संघर्ष लाल ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट बंद कर देता है जो पूरे जंगल को फाड़ देता है। धुएं से बाहर दो आकृतियां उभरती हैं क्योंकि बच्चे एक सुरक्षित दूरी से सब कुछ देखते हैं। हमारा नायक फिर 2 और 2 को एक साथ रखता है। महान परिवार नागरिकों का उपयोग इन जानवरों को खिलाने और स्तर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद दादा और पिताजी शक्तिशाली सुनहरे प्राणी के साथ टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं जो अभी अभी प्रकट हुआ है। वह फिर उल्लेख करता है कि यह फसल उस दिन की अपेक्षा से कहीं बेहतर थी। दादा बटलर को शेष सामग्री इकट्ठा करने के लिए 2 लड़कियों को लेने का आदेश देता है। गोदाम में उसके दिमाग में पुराना जैसर पहले से ही औसत जो हंटर्स को बेचने के लिए कबाड़ के साथ खराब वस्तुओं को मिलाने की योजना बना रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए वह कीमतें बढ़ाना चाहता है और फ्रंटलाइन स्क्वाड को भारी भुगतान करने के लिए मजबूर करना चाहता है। वह फिर अपने बेटे को कुछ महत्वपूर्ण नए कनेक्शन बनाने के लिए जहर की थैली सौंपता है। इस दौरान हमारे नायक के पिता बस एक चालाक मुस्कान के साथ देखते हैं। दादा चांदी के सांप का सींग नीलामी घर में ले जाने के लिए सौंपते हैं। स्केल्स के लिए वो कहता है कि वह उन्हें अपने प्यारे पोते के लिए सुरक्षात्मक खजाने में बदलने जा रहा है। यह सब सुनकर हमारा नायक अपने चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ छोड़ दिया जाता है जो उनके कार्यों से पूरी तरह से भ्रमित होता है। इसके साथ बटलर अपने स्वामी के सामने झुकता है और उनके सभी आदेशों का पालन करने के लिए सहमत होता है। हालांकि बच्चे के पिता कदम रखते हैं और अपने पिता से सांप राजा का सार सौंपने के लिए कहते हैं। दादाजी गुर्राते हैं, कहते हैं कि उनकी एक उत्कृष्ट पत्नी है और यह उनके बेटे के लिए उसके साथ साझा करने के लिए बेहतर होगा। तभी मुख्य पात्र की माँ आती है जबकि उसकी बहनें पृष्ठभूमि में देखती हैं। हमारे नायक के पिता उसकी उपस्थिति से स्तब्ध रह जाते हैं और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होकर बस देखते हैं। उनकी अभिव्यक्ति फिर क्रोध में बदल जाती है और वह अपने दांतों को जोर से पीसता है अपनी बहन की बाहों में। मुख्य पात्र पीछे मुड़कर आदमी को बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखता है। दादाजी फिर बटलर को सांप का सा टॉस करते हैं जो इसे हवा में आसानी से पकड़ लेता है। ऊर्जा गोले को पकड़कर बटलर इसकी वर्तमान में विकीर्ण शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाता है। परिवार का मुखिया कहता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा विकसित हो रहा है और यह काम आएगा। घुटने टेकते हुए बटलर उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता है और परिवार के प्रति अनंत निष्ठा का संकल्प लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एक तारों वाली रात के आकाश के नीचे शानदार लुकलान हवेली देखते हैं। कमरे में हमारा नायक एक पेंडेंट पकड़ता है जबकि उसकी बहन उसे सूचित करती है कि शुआंग अब उसकी नौकरानी है और ऐसे ही दोनों बहनें मेड यूनिफॉर्म में दिखाई देती हैं और उसे देखकर मुस्कुराती हैं। वह फिर पेंडेंट को देखता है और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट उसे सूचित करता है कि उसने एक रैंक का रक्षात्मक आइटम प्राप्त किया है। उसके भाव को देखकर लड़कियों में से एक चिंता के साथ पूछती है कि उसके भाई के साथ क्या गलत है। अचानक लड़के की आंखें चमकती हैं और वो अपने बिजली की शक्ति से पेंडेंट को जैप करता है। वो पेंडेंट को सुपरचार्ज करने की कोशिश करने के लिए अपनी बिजली की क्षमता का उपयोग कर रहा है। पीली ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट फिर उसके बेडरूम की खिड़की से निकलता है। दोनों बहनें हमारे नायक को देखती हैं, शक्ति के प्रदर्शन से पूरी तरह से स्तब्ध होती हैं। विद्युत निर्वहन के बावजूद पेंडेंट पूरी तरह से अक्षत रहता है बिना एक भी खरोंच के। वह खुद से सोचता है कि इस छोटे से प्रयोग ने पुष्टि की कि राक्षस विकसित होते हैं अगर वे हमारे जागृत लोगों को निगल जाते हैं। हमारा नायक समझता है कि महान परिवार अपने षड्यंत्रों के लिए नियमित लोगों को चारे के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह उन्हें शक्तिशाली संसाधन और गियर मिलते हैं जिन तक कमजोर लोगों की कभी पहुंच नहीं होगी। लेकिन अकादमी में जो सिखाया जाता है वो ये है कि रईस अपनी जान जोखिम में डालकर शक्तिहीनों की रक्षा करते हैं। यह सारी पाखंड याद करते हो हमारा नायक क्रोधित हो जाता है और अपने मुट्ठी कस लेता है। बहनें फिर पूछती हैं कि क्या जानकारी वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। वह मुड़ता है और बताता है कि वह केवल अब समझने लगा है कि जानकारी की कमी कितनी खतरनाक है। वह फिर कहता है कि अब से उन्हें अधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए लू परिवार का उपयोग करना चाहिए। एक दृढ़ नजर के साथ दोनों लड़कियां अपने छोटे भाई की योजना का पालन करने के लिए सहमत होती हैं। एक पल बाद हीरो शुआंग से पूछता है कि वह उस दिव्य टीम के साथ क्यों थी। वह जवाब देने में हिचकिचाती है और दूसरी बहन पूछती है कि उसकी अपनी शक्ति इतनी मजबूत क्यों है। लाल बालों वाली बहन बोलने से रह जाती है और दूसरी बस उसे ध्यान से देखती है। फिर मुख्य पात्र सनसन नाम की दूसरी बहन के बारे में पूछता है और युवती इतना वह ग्रस्त हो जाती है। दूसरी लड़की का नाम सुनकर युवती पूरी तरह से सदमे में है। उसकी आंखों में आंसू के साथ वह समझाने की कोशिश करती है कि सनसन के साथ क्या हुआ। वह फिर जमीन पर गिर जाती है और अनियंत्रित रूप से रोने लगती है। उस पर मुख्य पात्र उसका मुंह ढकता है और उसे चेतावनी देता है कि वह जोर से नहीं रो सकती। शांत होने के बाद वह बिस्तर पर बैठ जाती है। अभी भी स्थिति से बहुत हिल गई है। वह समझाना शुरू करती है कि उस दिन ये अपने भाई को ढूंढने बाहर
बाहर गई थी और कभी वापस नहीं आई। एक फ्लैशबैक में हम एक भूखी छोटी शुआंग को केक के टुकड़े को घूरते हुए देखते हैं। उसका हाथ केक के ऊपर चेरी पकड़ने के लिए पहुंचता है। वह अपने भाई बहनों के घर आने का इंतजार करते हुए उदास चेहरा बनाती है। वह फिर अपने भाई और यी को ढूंढने का फैसला करती है ताकि वे जल्द घर आ सके। इसलिए शुआंग अंधेरे घर में खोजना शुरू करती है। सनस के नाम का पुकार करती है। डरकर वह अंधेरे गलिया में दौड़ती है और अपनी बहन से मजाक करना बंद करने के लिए कहती है। वर्तमान में वापस लड़का यह जानकर स्तब्ध रह जाता है कि सनसन घर से भाग गई थी। वह बताती है कि छत से उसने देखा कि राक्षसी ज्वार एक बुरे व्यक्ति के कारण हुआ था। हमारा नायक पूछता है कि क्या राक्षसी ज्वार एक अनियंत्रित प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसकी यादों में वह सनस को शहर की छतों पर ढूंढ रही थी। वह फिर एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। छोटे को जल्दी बाहर निकलने के लिए विनती कर रही थी। तभी वह एक शुद्ध भय और चिंता के भाव के साथ बगल में देखती है। छत पर उसने एक रहस्यमय आदमी को एक स्टाफ पकड़े हुए देखा जो पूर्णिमा के नीचे था। आदमी का चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक तीव्र लाल प्रकाश से चमक रही थीं। उसने फिर अपना स्टाफ आया जो एक शक्तिशाली ऊर्जा से चमकने लगा। उसके साथ उसने जमीन पर स्टाफ मारा। एक विशाल ऊर्जा तरंग जारी की। एक विशाल लाल जादुई चक्र फिर जमीन पर बना, पूरे क्षेत्र को रोशन करता हुआ। चक्र ने फिर एक लाल प्रकाश की किरण को गोली मारी जो अंधेरे आकाश की ओर चढ़ गई। किरण ने आकाश में एक छेद कर दिया। एक लाल पोर्टल बनाते हुए एक विशाल सरीसृप आंख पोर्टल में दिखाई दी और शुआंग पूरी तरह से आतंकित हो गई। एक पल बाद रहस्यमय लाल पोर्टल बस रात के आकाश में प्रकट हुआ और इससे कई लाल राक्षसी जानवर निकले जो शहर पर कहर बरपाने के लिए तैयार थे। आंसुओं के साथ शुआंग उस दृश्य को याद करते हुए पूरी तरह से आतंकित है। उसकी यादों में वह अकेली थी और विशाल लाल राक्षसी जानवरों से घिरी हुई थी। पोर्टल से अनगिनत प्राणी निकले जो दृष्टि में सभी पर हमला कर रहे थे। वह बताती है कि वह एक भेड़िए द्वारा पीछा की जा रही थी जब एक पैनल दिखाई दिया। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने एक दिव्य शक्ति का जागरण किया है। सिस्टम के आदेशों का पालन करते हुए उसने बचने के लिए दो इमारतों के बीच एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। वर्तमान में वापस वह उन्हें बट आती है कि वह तब तक दौड़ती रही जब तक उसने सैनिकों की टीम नहीं पाली जिसने उसे शरण दी। हमारा नायक स्तब्ध है कि एक और सिस्टम प्रकट हुआ है और उनके साथ हो रहे सभी चमत्कारों से ये कहती है कि अगर उन सभी के पास सिस्टम है तो सनसन का भी हो सकता है और वह अभी भी जीवित हो सकती है। हमारा नायक सहमत है और कहता है कि वे उसके बारे में सुराग खोजने के लिए लू परिवार के नेटवर्क का उपयोग करेंगे। अचानक शुआंग कहती है कि उसे सिस्टम से एक कार्य मिला है जिसका पुरस्कार है। बिना किसी चेतावनी के वह अपने भाई को अपनी बाहों में उठा लेती है जिससे वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता। वह आतंकित है और सोचता है कि क्या यह फिर से होने वाला है। दोनों बहनें उत्साहित होकर भाग जाती हैं क्योंकि सिस्टम का मिशन उनके भाई को एक बार फिर से नहलाना है। दोनों बहनें उत्साहित होकर हवेली में दौड़ रही हैं। हमारे मुख्य पात्र के साथ जो उनके विचित्र सिस्टम के बारे में चिल्ला रहा है और ऐसे ही वे एक विशाल लग्जरी बाथरूम में पहुंचते हैं ताकि वे दिए गए मिशन को शुरू कर सकें। लाल बालों वाली बहन फिर हमारे छोटे लड़के को हवा में उठाती है, उसकी सुंदरता पर टिप्पणी करती है जबकि दूसरी पूरी तरह से सहमत है। उसकी बहन उसे चिढ़ाती रहती है। पूरी स्थिति को काफी मजेदार लगती है। ये हमारे लड़के को पूरी तरह से शर्मिंदा कर देता है और वह शुद्ध शर्मिंदगी से अपने फेफड़ों को चिल्लाने लगता है। अब टब में बहनों में से एक उसके बाल धोती है जबकि दूसरी उसे मुस्कुराते हुए देखती है। वे दोनों काफी मजे में लगती हैं। युवा स्वामी के स्नान के समय पानी को हर जगह छिड़कती हैं। न के बाद वे उसे पकड़ते हैं और टिप्पणी करते हैं कि वह कितना अच्छा छोटा लड़का था, लेकिन वह शिकायत करता है कि वे बदल गए हैं। अचानक लाल बालों वाली बहन रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घबराहट भरा भाव आ जाता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हमारा मुख्य पात्र चिंतित होकर पूछता है कि क्या हुआ जिससे वह ऐसा दिखने लगी। वह फिर एक आतंकित नजर के साथ इशारा करती है जिससे पता चलता है कि राक्षसी ज्वार उसी व्यक्ति के कारण हुआ था। मुख्य पात्र और उसकी दूसरी बहन जो उन्होंने अभी सुना है उससे पूरी तरह से स्तब्ध हैं। कहीं और हम बटलर को एक चेहरे पर निशान वाले आदमी के साथ चलते हुए देखते हैं। जूम इन करते हुए हमें आदमी के चेहरे का बेहतर नजारा मिलता है जिसमें एक बहुत ही गंभीर और डरावना दृष्टिकोण है। एक फ्लैशबैक में लड़की उसी आदमी को एक छत पर स्टाफ का उपयोग करके राक्षसी ज्वार बनाने के लिए देखती है। उसकी याद में आदमी एक विशाल लाल जादुई चक्र बनाता है जो आकाश को फाड़ देता है। इस पोर्टल से एक विशाल सरीसृप आंख दिखाई देती है जिससे लड़की पूरी तरह से आतंकित हो जाती है। इसलिए हमारा मुख्य पात्र घोषणा करता है कि वह भविष्य के परिवार के मुखिया का बेटा है और उन्हें घबराने के लिए कहता है। इसके साथ वे तीनों हॉल में आगे बढ़ते हैं जबकि दो आदमी आगे चलते हैं। हमारा मुख्य पात्र उन्हें गंभीर और संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ घूरता है जब वे उसके पास से गुजरते हैं। जब वे उसके पास से गुजरते हैं लाल बालों वाली बहन अत्यधिक घबराहट में आ जाती है और अपने डर को छिपा नहीं पाती। निशान वाले आदमी लड़की की प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है लेकिन एक भी शब्द नहीं कहता। करीब आते हुए दोनों बहनें बटलर को जबरन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बधाई देती हैं। बटलर फिर हमारे मुख्य पात्र को सम्मान पूर्वक
वोंग मास्टर कहकर झुकता है। मुख्य पात्र दोनों को हॉल में नीचे जाते हुए बहुत ही सख्त नजर से देखता है। वे एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और बटलर घोषणा करता है कि जो किंग मास्टर से मिलने के लिए लौट आया है। मुख्य पात्र महसूस करता है कि यह बैठक कक्ष है और उनकी बातचीत में छिपकर सुनने का फैसला करता है। उसकी बहन चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वे वहां खोजे नहीं जाएंगे, लेकिन वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है। लगता है कि उसके पास इसके लिए एक योजना है। योजना को गति में लाते हुए वे दरवाजे के करीब छिप जाते हैं। मुख्य पात्र फिर गार्ड के चिल्लाने के साथ कमरे में फट पड़ता है कि वह अंदर नहीं जा सकता। अंदर उसके दादाजी 2 आदमियों के साथ अपनी डेस्क पर बैठे हैं जो दृश्य को आश्चर्य से देखते हैं। बहनें झुकती हैं और माफी मांगती हैं, कहते हुए कि वे मुख्य पात्र को रोक नहीं सकी, लेकिन छोटा लड़का इसे अनदेखा करता है और अपनी बाहें फैलाकर दौड़ रहा है। अपने दादाजी को पुकारता है। परिवार का मुखिया दूसरों को खारिज कर देता है और अपने पोते को मुस्कुराते हुए अपने पास आने के लिए कहता है। हमारे मुख्य पात्र को अपनी गोद में लेकर वह परिवार की शक्ति के बारे में बात करता है और नए राक्षसी ज्वार के बारे में पूछता है। बटलर और निशान वाले आदमी मास्टर के आदेशों को ध्यान से सुनते हैं। आदमी रिपोर्ट करता है कि उन्होंने पहले ही नए राक्षसी समूहों को पा लिया है और वे किसी भी क्षण हमला कर सकते हैं। यह सुनकर हमारा युवा नायक क्रोधित हो जाता है। महसूस करता है कि अकादमी झूठ बोल रही है और छात्रों को सीधे खतरे के क्षेत्र में भेज रही है। एक फ्लैशबैक में हम एक शिक्षक को कहते हुए देखते हैं कि ज्वार एक प्राकृतिक आपदा है और जागृत लोग रक्षक हैं। बटलर कहता है कि उसने पहले ही गिल्ड के लिए उच्च पुरस्कारों के साथ मिशन पोस्ट करने की व्यवस्था कर ली है, कई टीमों को आकर्षित करते हुए। दादाजी आदमी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि उसका परिवार 3 पीढ़ियों से उनके लिए काम कर रहा है और वह इससे बहुत प्रसन्न है। बटलर फिर निशान वाले आदमी को इशारा करता है जो तुरंत संदेश समझ जाता है। बिना एक पल सोचे आदमी फर्श पर घुटने टेकता है और कहता है, लू परिवार के लिए काम करना सम्मान की बात। बटलर उस उपहार के लिए धन्यवाद देता है जिसने उसके बेटे को पीक बी रैंक तक पहुंचने में मदद की और मास्टर की कृपा के लिए आभार व्यक्त करता है। परिवार का मुखिया मुस्कुराता है और उन्हें राक्षसी ज्वार योजना के साथ आगे बढ़ने का आदेश देता है जैसा कि उन्होंने व्यवस्था की थी। आदमी घुटने टेके रहता है और बिना सवाल किए अपने मास्टर के आदेश स्वीकार करता है। दादाजी उन्हें जीवित बचे लोगों के लिए महंगे उपकरण और मनोरंजन सेवाएं तैयार करने का भी आदेश देते हैं। एक फ्लैशबैक में एक आदमी को देखते हैं जो हमारे मुख्य पात्र के दादाजी के छोटे संस्करण जैसा दिखता है, जो कई लड़कियों के साथ एक हॉट स्प्रिंग में आराम कर रहा है जबकि एक नौकरानी दूरी से देखती है। बटलर अपने मास्टर के सामने झुकता है और बिना हिचकिचाहट के दिए गए सभी आदेशों को स्वीकार करता है। रात पड़ती है और हम चांदनी के नीचे विशाल और शानदार लू परिवार की हवेली देखते हैं। कमरे में वापस हमारा मुख्य पात्र अपनी बहनों को परिवार की पोर्टल खोलने और लोगों को चारे के रूप में उपयोग करने की योजना के बारे में बताता है। वह कहता है कि वे जागृत लोगों का उपयोग राक्षसों से लड़ने के लिए करते हैं जिससे उन्हें बहुत सारे मूल्यवान संसाधन इकट्ठा करने की अनुमति मिलती है। उनकी बहन क्रोधित है और पूछती है कि वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। सोचती है कि क्या वे लोग इंसान नहीं हैं। हमारा मुख्य पात्र फिर बताता है कि रईसों के लिए वे ही एकमात्र इंसान हैं और बाकी सभी सिर्फ पशुधन हैं। लाल बालों वाली बहन हर किसी को योजना के बारे में बताने का सुझाव देती है, लेकिन हमारा युवक उसे रोक देता। वह कहता है कि अगर वे सच भी बताएं तो भी कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। इससे दोनों चिंतित हो जाते हैं और अपने भाई से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। हमारा मुख्य पात्र फिर घोषणा करता है कि वे लू परिवार के गुंडों को नीचे गिराने और राक्षसी ज्वार को रोकने जा रहे हैं। वह फिर अपनी 2 बहनों को अपने करीब बुलाता है ताकि वे योजना के बारे में बता सकें। दोनों लड़कियां ध्यान से सुनने के लिए झुक जाती हैं। फुसफुसाते हुए वह उन्हें अपनी योजना बताता है और वे पूरा ध्यान देते हुए सुनती हैं। लड़का पूछता कि क्या उन्होंने सब कुछ समझ लिया है और दोनों पुष्टि में सिर हिलाती हैं, लेकिन वे अभी भी चिंतित हैं। पूछती हैं कि क्या वे वास्तव में इतने मजबूत दुश्मन को हरा सकते हैं। मुख्य पात्र कहता है कि उनके पास तैयारी के लिए 3 सप्ताह है क्योंकि योजना महीने के अंत में शुरू होगी। वह अपना बेबी बॉटल उठाता है और कहता है कि उन्हें शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसकी बहन पूरी तरह से भ्रमित है कि कैसे। उस क्षण हमारा युवा नायक और उसकी सफेद बालों वाली बहन एक जानकार दृष्टि का आदान प्रदान करते हैं। इंतजार किए बिना वह बेबी बोतल को दूसरी बहन के मुंह में डालता है जो आश्चर्यचकित हो जाती है। वह दूध पीती है और अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि महसूस करते हुए स्तब्ध रह जाती है बिना किसी प्रशिक्षण के। हमारा मुख्य पात्र फिर भाग जाता है, कहता है कि वह भी कुछ खाना चाहता है। जबकि वे दूध खत्म करते हैं, मुख्य पात्र की मां शांति से ध्यान कर रही होती है जब उसे अचानक उसके बेटे द्वारा बाधित किया जाता है। वह फिर शिकायत करती है कि उसकी भूख कभी बढ़ती ही जा रही है। उसे एक छोटा शैतान कहती है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। 3 सप्ताह बाद हमारा मुख्य पात्र सोचता है कि क्या उसने अपनी सीमा तक पहुंच गया है, जबकि एक सिस्टम स्क्रीन
स्क्रीन को देख रहा है। सिस्टम उसे एक नए कौशल के बारे में सूचित करता है और वह सोचता है कि क्या वह एक मेजबान में पैदा हो सकता है। वह विचार करता है कि क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति में बिना 9 महीने गर्भ में बिताए ठीक हो सकता है। इसके अलावा हमारा युवक महसूस कर रहा है कि वह अपने नए कौशल का उपयोग हमले के तरीके के रूप में कर सकता है। एक चित्रण दिखाता है कि उसकी नई तकनीक का उपयोग सीधे अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कैसे किया जा सकता है। तभी उसकी बहनें दरवाजे से उत्साहित होकर फट पड़ती हैं, कहती हैं कि सब कुछ तैयार है। कमरे में इकट्ठे हुए तीनों भाई बहन आने वाले दुश्मनों को रोकने की अपनी योजना पर चर्चा करना शुरू करते हैं। एक अन्य दृश्य में सफेद बालों वाली बहन फुसफुसाती है कि उसने जो चुन नाम के आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वह बताती है कि वह एक दिव्य जागरण मास्टर है और अपनी अकादमी कक्षा से शीर्ष स्नातकों में से एक है। फिर एक और नौकरानी उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। उस आदमी के प्रतिनिधित्व के खतरे के बारे में चेतावनी देती है। भाई बहनों की बैठक में वापस लाल बालों वाली बहन भी उस पर कुछ महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी का खुलासा करते हुए बोलती है। जाहिरा तौर पर भगवान ने उसे एक उच्च जीवन सार दिया जिससे वह भी रैंक के शिखर पर पहुंच गया। यह सुनकर सबसे छोटी बहन महसूस करती है कि वह पिछले दुश्मन की तुलना में बहुत मजबूत है जिसका उन्होंने एक साथ सामना किया था। मुख्य पात्र फिर अपनी शक्ति का आकलन करता है, देखते हुए कि वह अभी अभी सी रैंक के प्रारंभिक चरण में पहुंचा है। वह उल्लेख करता है कि शुआंग 3 सप्ताह में डी रैंक के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन एक साथ भी वे अभी भी खड़े होने का मौका नहीं रखते। लेकिन लाल बालों वाली बहन उत्साहित हो जाती है, उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसे स्नान कराने के बाद एक नया कौशल अनलॉक किया। दोनों बहनें सुपर उत्साहित हो जाती हैं और पूछती हैं कि उसने किस तरह की शक्ति जागृत की। एक स्मग मुस्कान के साथ लड़की कहती है कि उसकी नई तकनीक का एक बहुत ही अच्छा और महाकाव्य नाम है। वह एक पोज देती है और चिल्लाती है कि कौशल का नाम ब्लूथिर्स्टी रश है। हिरोड की बहन नाम से प्रभावित है जबकि मुख्य पात्र थोड़ा शर्मिंदा दिखता है। आत्मविश्वास से वह बताती है कि तकनीक उसे 30 सेकंड के लिए 5 गुना मजबूत बनाती है। वह डींग मारती है कि अपनी नई शक्ति के साथ एक पंच दुश्मन को ग्रह के दूसरी तरफ उड़ाने के लिए पर्याप्त होगा। उत्साहित होकर वह शैडो बॉक्सिंग शुरू कर देती है जबकि उसकी दूसरी बहन उत्साहपूर्वक ताली बजाती है। मुख्य पात्र एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है। वह पहले से ही योजना के लिए एक विचार रखता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं हो सकता कि सिस्टम ने उन्हें उसे स्नान कराने के लिए इतने अद्भुत कौशल क्यों दी। फिर भी वह चिंतित है क्योंकि उनकी शक्ति दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। अपनी बहन को अपने भाई का चिंता देखते हुए लाल बालों वाली बहन पूछती है कि उसने योजना के लिए किस तरह की जानकारी इकट्ठा की है। डेम्पसी फिर एक बहुत ही गर्वीली मुस्कान देता है इससे पहले कि वह अपना बड़ा रहस्य बताए। वह कहता है कि उसकी खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण है और उसने पता लगाया है कि दुश्मन 1 बजे शहर में सक्रिय होगा। हम फिर देखते हैं कि मुख्य पात्र ने निशान वाले आदमी को अपने दादाजी को बताते हुए सुना कि 1 बजे हमले के लिए सब कुछ तैयार है। यह सुनकर लाल बालों वाली बहन पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है। वह घबराने लगती है, कहती है कि यह ठीक उसी जगह है जहां उसका दिव्य जागरण समूह का आधार स्थित है। वह फिर चिल्लाती है कि कमांडर खतरे में है और दूसरों को हमले के बारे में चेतावनी देने के लिए दौड़ती है, लेकिन हमारा युवा नायक उससे रोकता है, उसकी बांह पकड़ता है और उसे रोकने के लिए अपनी बिजली की शक्ति का थोड़ा उपयोग करता है। वह फिर उसे इतनी जल्दबाजी न करने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास अभी भी काम करने का समय है और सभी को बचाने के लिए एक दृढ़ नजर के साथ वह कहता है कि उसके पास जोकिंग को हराने की पहले से ही एक योजना है। दोनों बहनें सुपर उत्साहित हो जाती हैं, पूछती हैं कि क्या उसके पास वास्तव में पहले से ही एक योजना है। हमारा युवा नायक फिर झुकता है और अपनी गुप्त रणनीति के विवरण को फुसफुसाना शुरू करता। वह आत्मविश्वास से कहता है कि उनके पास पर्याप्त समय है और आज रात वे जो चुंग को गिरा देंगे। दोनों बहनें सहमत हैं, मिशन के लिए तैयार हैं। शहर पर रात पड़ती है और एक पूर्णिमा दृश्य को प्रकाशित करती है जो ऑपरेशन के लिए शुरू होने वाली है। दीवार पर घड़ी आधी रात को बजती है। यह दर्शाती है कि घात लगाने का समय निकट आ रहा है। काले गियर और मुखौटों में तैयार तीनों भाई बहन ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई उल्लेख करता है कि दुश्मन के पास एक शक्तिशाली कौशल है जिसे दिव्य चाबुक कहा जाता है। यह तकनीक उसे अपनी भुजाओं को चाबुक में बदलने की अनुमति देती है, इसे अपने शरीर की वृद्धि के साथ जोड़ते हुए। इस शक्ति के साथ वह सबसे कठिन धातु कवच को भी ओढ़ने में सक्षम है। हमारे 3 नायकों की तिकड़ी फिर एक छत से कूदती है, अपनी रात की घुसपैठ शुरू करती है। वे पूर्णिमा की पृष्ठभूमि में रात के आकाश में उड़ते हैं। एक इमारत की ओर उतरते हुए उनमें से एक रिपोर्ट करता है कि उन्होंने एक संकेत पाया है और लक्ष्य वही है। सफेद बालों वाली बहन अपने अनार समूह के साथियों को धन्यवाद देती है कि उन्होंने
उनके लिए कुछ समय बचाया। नीचे देखते हुए वे उस इमारत को देखते हैं जहां एक प्रकाश चमक रहा है जो दुश्मन के स्थान का संकेत देता है। इमारत के किनारे से छिपते हुए तिकड़ीचू पचाप अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है। वे फिर एक दीवार के पीछे झुक जाते हैं और दुश्मन को दूरी से देखते हैं। छत पर आदमी एक स्टाफ पकड़ता है जो लाल ऊर्जा से चमकता है। बहनों में से एक हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मुख्य पात्र उसे रोकता है, उसे शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहता है। दुश्मन फिर अपने स्टाफ में भारी मात्रा में शक्ति केंद्रित करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह करता है, हथियार से लाल बिजली चमकती है, क्योंकि वह अपनी सारी ऊर्जा छोड़ने की तैयारी करता है। सही अवसर देखते हुए मुख्य पात्र अपनी बहनों को अब हमला करने के लिए चिल्लाता है। इसके साथ लाल बालों वाली बहन जमीन पर मुक्का मारती है, फर्श से क्रीट का एक विशाल टुकड़ा फाड़ देती है। वह स्लैब को अपनी पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर फेंकती है। आदमी हमले से आसानी सब्सक्राइब से बच जाता है, लेकिन पत्थर अभी भी उसके चेहरे को घायल करता है। प्रहार के प्रभाव से वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता है। आश्चर्यजनक हमले से क्रोधित होकर वह चिल्लाता है, पूछता है कि उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की। वह उस छेद को घूरता है जो प्रक्षेप्य ने उसके पीछे दीवार में छोड़ा था। उस क्षण दूसरी बहन ध्यान भटकाने का लाभ उठाती है और दुश्मन के स्टाफ को छीन लेती है। क्या हुआ यह एहसास होने पर खलनायक क्रोधित होकर घूमता है और लड़की पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। खलनायक फिर अपनी दिव्य चाबुक क्षमता का उपयोग करता है, अपनी रूपांतरित भुजा से हमला करता है। लंबा अंग लड़की की और उच्च गति से गोली मारता है, लेकिन वह प्रहार को विक्षेपित करने और स्टाफ का उपयोग करके उससे दूर जाने के लिए अपने पर एयर का उपयोग करती है। इसके साथ बहन हथियार को अपनी पूरी ताकत से दुश्मन से दूर फेंक देती है। प्रतिकूल व्यक्ति घूमता है और स्टाफ को हवा में उड़ते हुए देखता है। खलनायक अपने हथियार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए अपनी दिव्य चाबुक क्षमता का उपयोग करता है। अचानक एक पीला बिजली का बोल्ट दिखाई देता है, जबरदस्त शक्ति के साथ खलनायक की ओर बढ़ता है। आदमी घबरा जाता है, महसूस करता है कि हमले से बचने में बहुत देर हो चुकी है। फिर बिजली सीधे हमला करती है, जिससे ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है। परिणाम देखते हुए मुख्य पात्र अपनी बहन को बताता है कि उन्होंने उसे साफ साफ मारा, लेकिन दुश्मन धुएं से निकलता है। उसकी भुजा पूरी तरह से झुलस गई है और उन पर क्रोध में चिल्लाता है। मुख्य पात्र और उसकी बहन पूरी तरह से स्तब्ध हैं कि वह हमले से बच गए। खलनायक उन्हें धमकी देता है, कहता है कि वे अपने जन्मदिन को पछताएंगे। बिना एक सेकंड बर्बाद किए विरोधी तिकड़ी की ओर कूदता है, लड़ाई के लिए तैयार। हमारा युवा नायक फिर पीछे खिसकता है और अपनी बहनों को योजना बी पर स्विच करने के लिए चिल्लाता है। दुश्मन का हथियार पकड़कर सफेद बालों वाली बहन खुद को अगले कदम के लिए तैयार करती है। वह फिर जबरदस्त बल के साथ स्टाफ को घुमाती है, योजना के अगले हिस्से के लिए तैयार होती है। उस क्षण वह स्टाफ को अपने भाई की ओर फेंकती है। मुख्य पात्र स्टाफ को पकड़ लेता है। जैसे ही लाल बालों वाली बहन और खलनायक आमने सामने होते हैं, अपनी युद्ध शक्तियों को उजागर करते हुए, अगर आप वो अपने हाथों से लेजर बीम मारती है, काफी तगड़ी से लेजर बीम निकालती है, एकदम जैसे आपकी गवारा हो, एक आग का फवारा हो, वैसे लेजर बीम मारती है। और जो हमारा जो गुयान रहता है, जो हमारा विलन रहता है, वो आके हमारी सिस्टर पे अपने घूसों से हमला करता है और वो कहता है, अरे तुम तो बहुत ताकतवर हो, कौन हो तुम कहाँ से आई हो। और जब भी उसको कुछ एहसास होता है और वो देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है, जब वो देखता है कि और जो हमारा छोटा बच्चा रहता है, वो उसकी जो जादुई छड़ी रहती है उसको गाड़ देता है जमीन में। और जब भी पूरी तरफ से हर जगह से लाइट रेड निकलती है और हर जगह से करंट निकलने लगता है। और तो जब भी जाके वो जो लाइट रहती है वो जाके आसमान में घुस जाते हैं। जब भी खूब तगड़ा सा झटका होता है, पूरे में एकदम हर जगह से टूटने फूटने लगता है हर चीज। और जब भी बोलता है ये क्या हो रहा है, ये क्या, इसका क्या मतलब। और जब भी निकलता है पंजा, एक खतरनाक पंजा निकलता हुआ अंदर से, भेड़िए का पंजा निकलता हुआ। जब भी हमारा हीरो कहता है सब कोई भागो, पीछे हो जाओ। और जब भी हमारी बहन एकदम से पीछे हो जाती है उसको छोड़ के, और जब भी देखते हैं वो जो रहता है एकदम पीछे हो जाती है। और जब भी वो हमारी बहन जो रहती है वो दूध की बोतल मारती है फेंक के विलन के ऊपर, क्यूआन के ऊपर मारती है। और जब भी वो अपना हाथ आए कर लेता है और उसके हाथ पे जाकर लगती है वो बोतल और खुल जाती है, पूरे हाथ में उसके दूध हो जाता है। और वो बोलता है अरे ये क्या था, ये क्या मारा गया मेरे हाथों में। और जब भी एकदम भेड़िया आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, और वो पीछे देखता है, एक और रोशनी आ रही होती है पीछे से, आगे से भेड़िया, पीछे से रोशनी आ रही होती है। वो हमारे हीरो ने, छोटे बच्चे ने, क्या नाम है जो रहता है हमारा एमसी रहता है, उसने पीछे से फायर किया होता, अपनी लाइटनिंग फायर करी होती है, इधर आके उसके लगती है। और वो जो रहती है भेड़िया जो रहता है उसका हाथ खाता रहता है, हाथ पकड़ लेता है उसका हाथ खाने के लिए। और जब भी जो हमारा विलन रहता है क्यूआन, वो अपने तेज धार चक्कू वाले जैसे चाबुक से उससे 2 टुकड़े कर देता है भेड़िए के 2 टुकड़े होने के बाद वो भागने लगता है वहां से, बोलता है निकलना पड़ेगा यहाँ से। और जब भी ऊपर से देखता है वो कितनी सारी तीरों की रोशनियां उस पर बरसने के लिए तैयार रहती है।
है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, इतनी सारी रोशनी कहाँ से आ रही है। और खूब सारे पीछे से भेड़िए उस पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं और वो दौड़ते रहते हैं भेड़िए उसके पीछे। बोलता है तुम क्या सोचो कि ये सब मैं इस ट्रैप में फंस जाऊंगा। और जब ये भेड़िया और क्या नाम थी सारे मिलकर उस पर हमला कर देता है और वो जो हमारा विलन रहता है वो भागता रहता है, क्यूआन जो रहता है वो भागता है और वो देखता है कि हमारा छोटा बच्चा रहता है वो आगे खड़ा रहता है उसकी जादू छड़ी लेके। बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कुछ कर पाएंगे। और जब वो देखता है वो उसकी बहनें जो रहती हैं वो डर के मारे बोलती हैं भाई। और जब वो जो हमारा रहता है वो आगे भागता रहता है और वो हमारा जो रहता है और वो वहां से कूदता है और छलांग मारता है और उसको हमारे ही छोटे बच्चे हीरो को पार कर जाता है पीछे से निकलता हुआ और बोलता है जाओ साले मर यहाँ पर जाके भाड़ में जा और तुम मर जाके नर्क में मिलेंगे। और जब जो रहता है भेड़िया वो लगता है कि जैसे हमारे छोटे बच्चे पे हमला करेगा, दांत खोल के उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उसकी बहनें चिल्लाती भागती हैं भाई भाई। और जब भी बोलता है कि मेरे पास मत आओ, कोई भी मेरे पास मत आओ। और जो बोलता है ये आवाज फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि जो जितने भेड़िए रहते हैं सब उस पर हमला कर देता है और जितनी भी तीर रहती है सब उसी के पास जा रही होती है, जितनी लाइटनिंग एनर्जी रहती है सब उसी के पास जा रही होती है। और वो देखता है पीछे मुड़ कर ये क्या हो रहा है, ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ये सब मुझे ही क्यों चीज कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ भागूं। जब वो अपनी तलवार जो रहता है उससे सारी जितनी रोशनी रहती है उन्हें काटने लगता है, तगड़ी के मारता है और सारी की सारी रोशनियों को काटने लगता है। जो जितनी भी लाइटनिंग एनर्जी रहती है उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे सबको काट देता है। और उधर फिर भेड़ियों को अपनी चाबुक वाली तलवार से काट देता है। सबके किसी गर्दन काटा होता है, किसी को काट रहा होता है, तब भी भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और कुछ भेड़िए मिलकर उसके उस पर हमला कर देते हैं, जितनी भेड़िए थी सारे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। एक उसका हाथ खा रहा होता है, एक वो खा रहा होता है और वो चिल्लाता है बचाओ 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 मुझे बचाओ कोई तो बचाओ और रोने लगा है। और ये वो चिल्लाता और सब कोई भेड़िया मिलकर उसको साले को खत्म कर देते हैं। तो बस वहीं से शुरू होती है जहां से खत्म हुई थी। हमारे छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो छड़ी निकालता है जिससे पोर्टल खुला हुआ रहता है। छड़ी निकालते ही पोर्टल बंद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भेड़िए हमारे विलेन को खा रहे होते हैं। हमारी बहन डर के मारे भागती हुई आती है और अपने भाई के पास आकर कहती है भाई तुम ठीक तो हो ना। और इतना कहते ही भेड़िए हमारी बहनों और भाई की तरफ देखने लगते हैं। हमारी बहन और भाई दोनों डर जाते हैं और तीनों आते हैं। तभी भेड़िए हमारे तीनों भाई बहनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पीछे से आवाज आती है यह सब मुझे पर छोड़ दो। हमारी बहन देखती है कि ये कौन है और देखती है कि वॉइस कैप्टन है और तभी उसका भाई कहता है चलो हमारा मिशन फाइनली पूरा हुआ। और तभी अगले दिन दिखाया जाता है कि हवेली से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यह क्या हुआ, किसने किया। और हमारा जो दादा रहता है और हमारे बटलर को डांट रहा होता है जो घुटनों के बल बैठा हुआ है और अपने दादाजी की डांट सुन रहा है। दादाजी का गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है जबकि बटलर अपना सिर झुकाए हुए है और उनकी डांट सहन कर रहा है। ये किसने किया, माफ कर दीजिए मास्टर, हम अपनी ड्यूटी में नाकाम रहे। गुस्से से मास्टर चिल्लाते हैं झों चिंग डोंग, उसने इतने नाजुक समय पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी उनका वफादार नौकर कहता है मास्टर आप शांत हो जाइए, मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा और पूरा सच आपको बताऊंगा। मास्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं झों चिंग ने मेरे लियू फैमिली के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसकी वफादारी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम असली मास्टरमाइंड को खोजना ही होगा, मेरे बेटे के खून का कर्ज हम जरूर चुकाएंगे। धन्यवाद मास्टर। यह बूढ़ा सेवक पूरी ताकत से इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। इसी बीच एक और सीन कट होता है जहां बच्चा ज्यादा खाने लगता है और सब चौंक जाते हैं, अरे इसको शांत करो, ये तो रुक ही नहीं रहा। लेकिन उसका दादा मुस्कुराते हुए कहता है ये तेजी से बढ़ रहा है, जाहिर है इसे ज्यादा भूख लगेगी। अब तुम माँ बन चुकी हो, बच्चों की जिम्मेदारी पहले है, ये बच्चा हमारी दोनों फैमिली का ही उम्मीद है। इसी दौरान शादी और रिश्तों की बातें भी उठने लगती हैं। कुछ परिवार आगे बढ़कर कहते हैं अब इस बच्चे के लिए रिश्ता तय करने का समय आ गया है। बहन हैरान होकर कहती है क्या इतना छोटा बच्चा, और अगर भाई ने उन बुरे लोगों की औलाद से शादी कर ली तो हमें छोड़ देगा। लेकिन हीरो तुरंत कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और उन बिगड़े हुए बच्चों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर कैमरा बदलता है, घर में शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सुनो 12 बजे से पहले पूरा हॉल सज जाना चाहिए, रसोई में फल सब्जी और ताजा मांस तैयार करो और बैंड को भी रिहर्सल के लिए तैयार रखो। स्टुअर्ड इधर उधर आदेश देता है लेकिन तभी नौकरानी दौड़ती हुई आती है और बटलर को सब बताती है। बटलर सीधे जाकर दादाजी को सब
उचना देता है। दादाजी कहते हैं अंदर आओ और मेरी प्यारी बहू तुम भी आओ। तो भाइयों हट दूसरे युवा मालिक की तरफ से शाही राजधानी से आया है मोम की मोहर वाला गुप्त खत। यही तरीका है जिससे कुलीन परिवार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपस में पहुंचाते हैं। आहे जो ई के पास और कहते हैं मालिक ये आया है सीधे शाही राजधानी से, बहुत ही गुप्त चिट्ठी है। दादाजी ने ये बड़े अंदाज में लेटर उठाया ऐसे जैसे पूरा साम्राज्य उनकी जेब में हो। खत खोलते हैं और फिर अपनी बहू को थमाते हैं और बोलते हैं बहू जरा तुम ही देखो ऊपर वालों का क्या नया खेल शुरू होने वाला है। ऊंचे पदाधिकारियों ने लिंग परिवार पर निर्णय लिया है, इता शायद उन्हें निगलने में सहयोग करेंगे। कुलीन घरानों के बीच आंतरिक संघर्ष, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जरा धीरे खाओ। बहू तुम्हारा क्या विचार है? लिंग परिवार ने कभी एक एस रैंक मास्टर दिया था और एक समय खूब फला फूला, लेकिन बाद में गिरावट आई और अब राजधानी में कोई ताकत नहीं बची। तो अचानक ऊपर वाले उनमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? उन्होंने खड़ुद ही गलत पक्ष चुना और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, इसलिए दोष भी उनका ही है। चूंकि ऊपर वालों ने निर्णय ले लिया है लिंग पर, इवार की उद्योग संपत्तियां हमारी होंगी। हाँ ओल्ड्स हो तैयारी करो, लिंग परिवार का शादी प्रस्ताव दल अब वापस नहीं जाएगा। जी हमारा छोटा भाई बैठा है और अपनी छोटी बहन को दूध पिला रहा है। प्यारा सा सीन चल ही रहा था कि तभी अचानक दूसरी छोटी बहन भागते भागते आती है जैसे कोई तोड़ फोड़ करने आई हो। अब हमारे छोटे भाई ने जैसे ही उसे देखा फटाक से लाल बालों वाली बहन के मुंह से दूध की बोतल निकाल ली और बोला भाई शुआंग शुआंग तुम इतनी घबराई क्यों हो? लो ये ताजा आया दूध पियो और ताजगी लो। मैंने देखा सान को। क्या कहा? वो लिंग परिवार के शादी प्रस्ताव दल में है। लिंग परिवार आ गया है। लिंग परिवार? भाई क्या हुआ? लियू परिवार लिंग परिवार को पूरी तरह मिटाने वाला है। क्या? जल्दी करो, सान को ढूंढो, किसी तरह उसे बाहर निकालो। अरे लड़के तुम फिर कहाँ भाग रहे हो? ये मत सोचो कि क्योंकि तुम लियू परिवार के खजाने हो तो ये बुजुर्ग औरत तुम्हें नहीं मारेगी। भाग दौड़ बंद करो। तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा है कि तुम्हें वहाँ लेकर जाऊं। अब क्या करें? पहले कोई योजना सोचते हैं। तुम दोनों प्रबंधक ने बुलाया है, तैयारियों में मदद करने जाओ। जी आपका धन्यवाद कि आपने अपनी अपनी परिवारों की युवतियों को यहाँ लाए। हाल ही में कई लोगों ने हमारे लियू परिवार में प्रस्ताव भेजा है, पर केवल आपकी 3 कन्याएं ही सुंदर और गुणी हैं और जिनकी जन्म कुंडली मेरे पोतों से मेल खाती है। हम लियू मालिक के आभारित हैं और आशा करते हैं कि आपसे रिश्तेदारी हो सके। इन अशांत समयों में जब कुलीन घराने शादी करते हैं तो रूप और गुणों के अलावा एक और चीज अनिवार्य होती है, योग्यता। अब होगी योग्यता परीक्षा। जो युवती इसमें सबसे आगे रहेगी वही मेरे पोतों की भाग्य निर्धारित जीवन संगिनी बनेगी। योग्यता परीक्षा ये क्या है? तो भाई लोगों आज का एपिसोड यहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और ये है इस सीरीज का 35वां एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे एमसी के लिए 3 शादियों के प्रस्ताव आए हुए हैं, एक ये फैमिली से, एक नांगोंग फैमिली से और एक लिंग फैमिली से। तभी हमारा दादा गुस्से में कहता है हम सबको पता है कि लिंग फैमिली का सबसे कीमती रत्न उनकी बड़ी बेटी है और फिर भी उन्होंने यहाँ एक उपपत्नी की बेटी भेजी है। अगर सबका ध्यान भटकाने के लिए न होता तो मैं अपनी लियू फैमिली का अपमान कैसे होने देता। फिर वह बोलता है यही शुआंग, अब मैं सिर्फ तुम दोनों पर ही भरोसा कर सकता हूं। इसी बीच हमारा छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने लगता है। माँ चिल्लाता है ओ छोटू शैतान तू क्या कर रहा है? धत्त मैं इतना बेचैन हूं कि बस दूध पीकर खुद को शांत कर सकता हूं। लेकिन उसकी दादा हंसते हुए कहती है पीने दो, ये बच्चा असामान्य गति से बढ़ रहा है, शायद इसके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्ति हो। जब ये बड़ा होगा राजधानी से दिव्य मूल्यांकन दूत आएंगे और इसका परीक्षण करेंगे। अगर ये प्रसिद्ध हो गया तो सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा। तभी बटलर भागता हुआ आता है और कहता है मास्टर सब कुछ तैयार है। उस लिंग लड़की की एबिलिटी टेस्ट में दुर्घटनावश मौत हो जाएगी और वापसी के रास्ते में पूरा विवाह प्रस्ताव दल खत्म कर दिया जाएगा। दादा मुस्कुराता है बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ हमारी लाल बालों वाली और सुनहरे चमकीले बालों वाली बहनें सी हुई दिखती हैं और कहती हैं हमें मौका ही नहीं मिल रहा भागने का, अब हम क्या करें। इसके बाद सीन कट होता है और एलियू फैमिली के प्राइवेट एरिना में सब इकट्ठा होते हैं। वहां दादा, बटलर, बच्चा और उसकी मां मौजूद हैं। बटलर घोषणा करता है लियू फैमिली की शादी समारोह क्षमता परीक्षा अब शुरू होती है। नांगोंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आगे आए। तभी एक बैंगनी बालों वाली सुंदर लड़की एरिना में आती है। दादा कहता है मैंने सुना था कि नांगोंग फैमिली की पोती सुंदर और युद्ध कला में बेहद निपुण है। देखकर लगता है बिल्कुल सच है। छोटे की मां मुंह बनाती है और कहती है लड़कियां लड़ाई करेंगी? थैच। दादा कहता है बहू सभी कुलीन लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती। तुम्हारी कबीले की विशेष काया तो खजाना है, इसलिए तुम्हें बचपन से बहुत लाड मिला, लेकिन बहू वही होनी चाहिए जो तुम्हारा बोझ बांट सके।
है ना। इसके बाद बटलर पुकारता है, ये फैमिली की दूसरी बेटी कृपया आगे आए। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की हंसते खेलते दौड़ते हुए आती है और कहती है, हेलो सबको, मैं हूं ये शुआंगशुअन। इसे देखकर बच्चे की माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये लड़की जानती है कैसे सबका दिल जीतना है। फिर बटलर कहता है, लिंग फैमिली की तीसरी बेटी लिंग पियोपियाओ कृपया आगे आए। तभी एक बॉय कट वाली लड़की आती है जो लड़कों की तरह कपड़े पहने हुए है। उसे देखकर दादा और उसकी माँ दोनों हैरान रह जाते हैं। हमारा छोटा बच्चा सोचता है, क्या ये वही है जिसके साथ सानसान है? आखिर सानसान इसके साथ कैसे पहुंची? ये शुआंगशुअन सुनहरे बालों वाली लड़की उस बॉय कट लड़की से कहती है, क्या किसी कुलीन लड़की का यही तरीका होता है बर्ताव करने का? तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मूवी एक्सप्लोर में। आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का 26वां एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दिखाया जाता है कि हमारे बच्चे को किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है और उसे लटकाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नियों में से एक यानी बॉयकट वाली लड़की है। वह हंसते हुए कहती है, हेलो हस्बैंड, आई विल बी इन योर केयर फ्रॉम नाउ ऑन। हमारा बच्चा गुस्से में कहता है, मुझे नीचे उतारो। वहीं उसकी बहनें भी गुस्से में चिल्लाती हैं, बदमाशो, उसे छोड़ दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बहनें उस पर गुस्सा कर रही होती हैं और तभी एक और लड़की आती है। वह कहती है, भाई, बड़ी बहन, दूसरी बहन। हमारा छोटा बच्चा अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, ये सब आखिर हुआ कैसे? इसके बाद सीन कुछ घंटे पहले का दिखाया जाता है। प्राइवेट एरिना में लियू फैमिली की लड़की को बुलाया जाता है और तभी एरिना में एक खतरनाक डी रैंक का सुअरनुमा जानवर आता है। उसके सामने हमारी बैंगनी बालों वाली लड़की खड़ी होती है। वह अपनी तलवार उठाती है और उसमें चमकती हुई बैंगनी रोशनी भरती है। दोनों हाथों से तलवार पकड़कर जबरदस्ती वार करती है और देखते ही देखते उस दैत्य को 2 टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद वह लड़की पूरे एटीटीएफ ऊड में वहां से निकल जाती है। दादा उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, बुरी नहीं, इस लड़की ने अभी तक अपनी डिवाइन अवेकनिंग भी नहीं पाई है, फिर भी नांगोंग फैमिली की सोर्ड टेक्निक और डिवाइन सोर्ड के सहारे आसानी से एक डी रैंक बीस्ट को हरा दिया। अगर इसकी असली शक्ति जाग गई तो ये तो जैसे बाघ के पंख लगने जैसा होगा। हमारा छोटा बच्चा मन ही मन सोचता है, ये मेरी ही उम्र की है, आखिर इसने कैसी ट्रेनिंग ली कि इतनी ताकतवर बन गई? और फिर भी इतनी शक्तिशाली लड़की को अपने परिवार के लिए एक अजनबी मुझसे शादी करनी पड़ रही है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता। अब बारी आती है ये फैमिली की लड़की की। उसके सामने भी वही डी रैंक सुअर आता है, लेकिन यह लड़की बस कहती है, खुद ही मर जा। और उसका दिमाग ऐसा प्रभावित होता है कि वह पागल होकर दीवार से टकरा जाता है और खुद को ही मार डालता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह लड़की चिल्लाती है, ये शुआंगशुअन ने टास्क पूरा कर लिया है। हमारे बच्चे की मां नाराज होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये बड़ी होगी तो पूरे लियू फैमिली को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन दादा हंसते हुए कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी डिवाइन अवेकनिंग उससे ऊंची होगी तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि उनका परिवार इंटेरोगेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर है। ऐसी शक्तियां हर जगह मांग में रहती हैं। हमारा बच्चा सोचता है, सही है, अगर डिवाइन अवेकनिंग से ही रेल्म बढ़ाया जा सकता है तो कोई भी जान जोखिम में डालकर एसेंस क्यों इकट्ठा करेगा? क्या राजधानी के टॉप परिवारों के पास इससे भी ज्यादा शक्तिशाली राज हैं? अब अगली बारी आती है लिंग फैमिली की। लिंग फ्याओपियाओ बैंगनी बालों वाली लड़की ताना मारते हुए कहती है, वो भी प्रपोजल लेकर आई थी। क्या लिंग फैमिली में अब लोग ही नहीं बचे? यह सुनकर उसकी मां मुंह बनाकर कहती है, बदतमीज लड़की। अब एरिना में सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं, यहां तक कि एक छोटी बच्ची भी चुपचाप ये सब देख रही होती है। हमारा बच्चा मन ही मन परेशान होकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? अगर वो मर गई तो सानसन भी मर जाएगी। मुझे उसे बचाना होगा। धिक्कार है, ये कैसी साजिश रची गई है? और तभी दिखाया जाता है कि वह खतरनाक सुअर बॉयकट वाली लड़की के सामने खड़ा है, लाल आंखों से घूरते हुए। हमारा बच्चा घबराकर कहता है, बस इतना ही। आखिरी सीन में बटलर और दादा को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो भाई लोगों, आज की कहानी यहीं तक थी और यही था इस सीरीज का 26वां एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।